देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है, एक बार देख लो। ठीक है, अच्छा देखो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे हायर परचेस। ठीक है, तो हायर परचेस जो है, इसके पहले हम लोग ये पता करते चलो कि हम लोग कितने तरीके से परचेस कर सकते हैं। बोल सकते हो कि कितने तरीके से हम लोग परचेस कर सकते हैं। अगर मार्केट में कुछ परचेस करने जाए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस रहता है आज के डेट पे, बोलो क्या क्या ऑप्शन रहता है, कैसे परचेस कर सकते हैं। कैश परचेज और कैश परचेस सही है, कैश परचेस कर सकते हैं। और कैश और क्रेडिट कार्ड से हाँ क्रेडिट परचेस, और एक तरीके का भी होता है आजकल, बोलो क्या होता है। हाँ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। ये जो है आज के डेट पे मैक्सिमम लोग यही पूछते हैं ना, इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा, तो इंस्टॉलमेंट परचेस है ना, ये भी होता है इंस्टॉलमेंट परचेस, ये भी ऑप्शन आ चुका है। ठीक है, मतलब बहुत दिन से ही है, लेकिन अभी तो ऑनलाइन के जमाने में काफी सारा चीज हम लोग इंस्टॉलमेंट परचेस कर सकते हैं। ऐसे छोटा छोटा चीज भी इंस्टॉलमेंट में मिल जाता है, जैसे अगर कोई 2000 3000 का भी प्रोडक्ट है तो भी वो इंस्टॉलमेंट में मिल जाता है। तो इंस्टॉलमेंट परचेस भी आज के डेट पे एक बहुत बड़ा ऑप्शन हो चुका है। ठीक है, अच्छा अब कैश परचेस कौन करेगा, देखो नॉर्मली जिनके पास कैश अवेलेबिलिटी ज्यादा है वो कैश परचेस कर सकते हैं। क्रेडिट परचेस जो है, इसमें भी थोड़ा सा टाइप हम लोग देख सकते हैं। क्रेडिट परचेस एक होता है शॉर्ट पीरियड का क्रेडिट परचेस, ठीक है। एक हो सकता है हम लोगों का लॉन्ग पीरियड, ठीक है। शॉर्ट पीरियड का क्रेडिट परचेस, लॉन्ग पीरियड का क्रेडिट परचेस। देखो लॉन्ग पीरियड मतलब क्या, कोई किसी को 5 साल 6 साल के लिए थोड़ी ना क्रेडिट पे कुछ बेच देगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो बेचेगा फिर बोलेगा इंस्टॉलमेंट लो, क्योंकि वहां इंटरेस्ट होता है ना। तुम लोग इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, नॉर्मली मंथली हम लोग उस प्रोडक्ट का प्राइस पे करते हैं जिनसे परचेस करते हैं, ठीक है। अब उसमें उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हो जो मंथली पे करते हो, EMI है ना। ईएमआई, एक्चुअली ईएमआई का पूरा मतलब क्या है पता है तुम लोग को, ईएमआई ये बोलते हैं ना, ईएमआई ऑप्शन है कि नहीं आपके पास। ईएमआई का मतलब होता है इक्वेटेड मंथली, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। मतलब हर महीने एक इक्वल अमाउंट हमें एक पर्टिकुलर डेट पे पे करना पड़ता है। जब इंस्टॉलमेंट परचेस होता है ना, तो वहां पर एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, कि कौन से डेट पे, मंथ के कौन से डेट पे आप ये अपना पैसा पे करने वाले। तो हमें जाके किसी को पे नहीं करना पड़ता है। अभी एडवांस जमाने में क्या होता है, हमारे बैंक अकाउंट को अटैच कर देते हैं हम लोग, ठीक है, वो ऑटोमेटिक कट होते जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर डेट जो हम लोग चूज करते हैं, ऑप्शन रहता है कि 1 से 10th के अंदर पे करना है, 1 से 7th के अंदर, या फिर ऑप्शन नहीं भी हो सकता है। वो वैरी करता है कि कैसा एग्रीमेंट है, ठीक है। जो सेल कर रहे हैं उनका कंडीशन क्या है, वो कंडीशन अगर हम लोग एडॉप्ट कर पाएंगे तभी हमें वो ऑप्शन मिलेगा। तो इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अब ये वाला देखो, यहाँ पर जो हम बोल रहे थे शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, लॉन्ग पीरियड। तो देखो अब यहाँ पर जो ईएमआई भरेंगे ना, ये नो कॉस्ट भी होता है, आज के डेट पे नो कॉस्ट भी होता है। नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब पता है क्या होता है, नो कॉस्ट ईएमआई का मतलब होता है जहां पर कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है। जैसे जैसे मान लो हम लोगों ने एक सपोज 2 लाख का लैपटॉप लिया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 2 लाख का लैपटॉप लिया और एक डाउन पेमेंट किया। क्या डाउन पेमेंट करना जरूरी है, फिर से हम बोलेंगे कि डाउन पेमेंट करना जरूरी है कि नहीं, वो तो डिपेंड कर रहा है कि जो बेच रहे हैं उनका टर्म्स कंडीशन क्या है। अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं आपको कुछ डाउन पेमेंट करना पड़ेगा और वो अमाउंट कितना है वो बोल देते, जैसे मान लो बोल दिया कि डाउन पेमेंट 20,000 करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 2 लाख में हमें 20,000, 2 लाख का हम लोग लैपटॉप ले रहे हैं, हमें उसमें 20,000 पे कर देना है इंस्टेंट, ठीक है, जब परचेस करेंगे तभी पे कर देना है। बाकी अमाउंट हम लोग बोल रहे हैं हम लोग क्या करेंगे, बाद में मंथली धीरे धीरे पे करेंगे, यानी लोन हो जाएगा, ठीक है। इसको लोन बोलेंगे। जब हम लोग प्रोडक्ट लेके आ जा रहे हैं हमारे पास, उस लैपटॉप को यूज भी करेंगे, लेकिन उसका पेमेंट हम लोग धीरे धीरे करेंगे। इंस्टेंट 20,000 कर दिया जो डाउन पेमेंट था। क्या हर एक प्रोडक्ट का डाउन पेमेंट होगा, जरूरी नहीं है, डाउन पेमेंट नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। वो तो डिपेंड करेगा, जैसे कि मैंने बोला कि सेलर ने क्या कंडीशन रखा है।
तो 1,80,000 जो हम लोग अभी नहीं पे करेंगे दैट इज लोन, ठीक है। अब हम लोग बोल रहे हैं इसे हम लोग 10 मंथ्स में पे करेंगे, हम लोगों ने 10 मंथ्स का ईएमआई ले लिया, वहां ऑप्शन रहता है, तो हम लोगों ने 10 मंथ्स का ईएमआई ले लिया, यानी पर मंथ हमें कितना करके पे करना है, पर मंथ हमें 18,000 करके पे करना है, 18,000, हाँ 18,000 करके हम लोग को पे करना है। अब 18,000 करके हम लोग 10 मंथ्स में 1,10,000 पे कर रहे हैं, इसमें हमारा कोई कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं लग रहा है, मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अब सेलर चाहे तो नो कॉस्ट ईएमआई भी रख सकता है, चाहे तो इंटरेस्ट के साथ भी ईएमआई रख सकता है, ठीक है। अब ये भी हम फिर से बोलेंगे डिपेंड करता है सेलर पे कि वो क्या करना चाहते हैं, ठीक है। ये तो हो गया नो कॉस्ट ईएमआई, लेकिन अगर सेलर ऐसा बोल रहा है कि आपको 18,000 पे करना है, 18,000 पे नहीं करना है आपको, मान लो पे करना है सपोज 18,500 करके पर मंथ, कितने बार पे करना है, 10 टाइम्स पे करना है, ठीक है। तो ये देखो कितना हो जाएगा 18,500 इंटू 10, तो ये बन जाता है 1,85,000, ठीक है। ये कितना बन गया 1,85,000, मतलब 5,000 हम लोगों ने एक्स्ट्रा पेमेंट किया, क्योंकि हम लोगों ने लोन लिया था 1,80,000 का, जब इस लोन को हम लोग मंथली पेमेंट के थ्रू रीपे करने गए तो हमारा 10 मंथ्स के बाद टोटल पेड अमाउंट जब हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो दिख रहा है 1,85,000, मतलब हम लोगों ने उनको 5,000 क्या पे कर दिया इंटरेस्ट टोटल में, और मंथली 500 करके इंटरेस्ट पे किया। अब ये क्यों लिया जाता है, अगर कभी बैंक से भी लोन लोगे तो लोन बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट ऐड करेगा। ये क्यों किया जाता है, क्योंकि आज के डेट पे 1,80,000 का जो वैल्यू है 10 मंथ्स बाद भी 1,80,000 का वैल्यू वो नहीं रहेगा। जैसे आज अगर तुम्हारे पास 10 रुपया है, उससे जो पेन खरीद सकते हो 10 मंथ्स बाद या फिर 1 ईयर बाद, मान लो उसी पेन को 11 रुपए में खरीदना पड़ रहा है, इन्फ्लेशन, ठीक है। परचेज वैल्यू, ठीक है, हम परचेजिंग पावर, सॉरी नॉट परचेज वैल्यू, परचेजिंग पावर महंगाई की वजह से क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। 10 रुपए में जो पेन मिल रहा था वो एक साल बाद 11 रुपए में मिल सकता है, 12 रुपए में मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है, कम तो होने वाला है नहीं, क्योंकि इन्फ्लेशन चलते रहता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं कि पैसे का परचेजिंग पावर जो है ये कम होते जाता है, इसी वजह से इंटरेस्ट लिया जाता है। इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, किसी से मैंने 1,80,000 का उधार लिया, अब अगर हम बोलेंगे हम 10 मंथ्स बाद 1,80,000 देंगे तो उनको क्या बेनिफिट है, उनको कोई बेनिफिट नहीं होगा। फिर वो तो बोलेंगे हम उसी को बेचेंगे जो मुझे इंस्टेंट पैसा दे देगा या कुछ दिनों के अंदर दे देगा, 8 दिन 10 दिन, तब तब चलता है। अगर कोई बोलेगा कि हम 10 डेज बाद दे देंगे, बात अलग है। कोई बोल रहे हैं हम 10 मंथ्स बाद देंगे, तो बात बहुत ज्यादा अलग हो जाता है, ठीक है। 10 डेज और 10 मंथ्स में बहुत फर्क हो जाता है। 10 डेज बाद 1,80,000 रिसीव करना और 10 मंथ्स बाद भी 1,80,000 रिसीव करना कभी एक बात नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ईएमआई में क्या लिया जाता है, ईएमआई में बोला जाता है प्रिंसिपल तो आप दे ही दो, 8,000 18,000 18,000 करके तो आप दो, दैट इज द प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। उसके साथ साथ आप कुछ इंटरेस्ट भी दो, क्योंकि आप मुझे 10 मंथ्स बाद दे रहे हो। और बिजनेसमैन क्या सोचता है, ये पैसा मुझे आज मिल जाता, 1,80,000 मुझे अगर आज ही या 4-5 दिन के अंदर मिल जाता, इस पैसे को इन्वेस्ट करके हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते थे, लेकिन मैंने फैसिलिटी दिया अपने परचेजर को, बोला ठीक है आप धीरे धीरे दो, तो आप मुझे इंटरेस्ट दो, क्योंकि सभी को पता है कि परचेजिंग पावर कम होगा तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो देखो इसमें सेलर परचेजर दोनों का बेनिफिट है। कैसे, जो परचेजर है बेचारा उसके पास 2 लाख है नहीं, ठीक है, तो वो देखो मैक्सिमम लोगों के पास कम पैसा होता है, ठीक है, मतलब हमारा देश कोई अमीरों का देश नहीं है कि फटाफट पैसा देके मिल जाता है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट हर एक चीज का सभी का होता है, लेकिन पैसे की वजह से लोग पहले खरीद नहीं पाते। लेकिन आज के डेट पे ईएमआई होने की वजह से बहुत सारे ऐसे रिक्वायर्ड चीज है, ठीक है, या फिर किसी का डिजायरेबल चीज है, हमेशा रिक्वायर्ड वैसा जरूरी नहीं, बहुत से लोग डिजायर में भी बहुत सारी चीज खरीद लेते हैं। तो वो तो अपना अपना पर्सनल मैटर है कि हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदना है कि डिजायर के हिसाब से, ठीक है। तो लोग खरीदते हैं, ईएमआई है, तो आज के डेट पे क्या हो रहा है, सेलर को भी बेनिफिट है क्योंकि उसका मार्केट बढ़ रहा है, ठीक है। पहले वो किसको बेच पाते थे, जो कैश परचेस करते थे या फिर जो क्रेडिट परचेस करेंगे कुछ दिन बाद पेमेंट कर देंगे उनको। लेकिन ईएमआई का सिस्टम आने की वजह से उनके लिए भी कस्टमर का जो रेंज है वो बढ़ गया, क्योंकि सिर्फ एक सेक्टर के कस्टमर नहीं खरीद रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पास ऑप्शन खुल गया है खरीदने का। क्योंकि हो सकता है 1,80,000 कोई एक साथ ना दे पाए या 2 लाख एक साथ ना दे पाए, लेकिन 18,500 करके मंथली वो बेयर कर सकता है, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ गया। ये बेनिफिट हुआ सेलर का, ठीक है। परचेजर का क्या बेनिफिट हुआ, वो 2 लाख में एक बार भी नहीं खरीद सकता था एक लैपटॉप, बट उसे बहुत जरूरत था लैपटॉप
लैपटॉप का, उसने क्या किया 10 मंथ्स वाला स्कीम एडॉप्ट कर लिया और एक लैपटॉप ले लिया और धीरे धीरे ये पैसा उसने पे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देना पड़ा, इंटरेस्ट देना पड़ा। अब क्या इंटरेस्ट हमेशा देना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला तुम लोग देखोगे अगर ऑनलाइन का स्कीम खोल के कहीं पर लिखा हुआ रहता है नो कॉस्ट ईएमआई, कहीं पर लिखा हुआ रहता है कि विथ इंटरेस्ट, ठीक है। वो कोई गारंटी नहीं है कि कौन कैसा स्कीम रख रहा है, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है सेलर के ऊपर। अब मैंने ये वाला चीज क्यों बताया, देखो क्रेडिट परचेस जब होता है, ये तो मैंने बताया तुम लोग को ईएमआई का कैसे होता है नहीं होता है। अब देखो यहाँ पर ये जो मैंने क्रेडिट परचेस पे दो लिख रखा है ना, एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म, ठीक है, सॉरी शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड मतलब कुछ दिनों के लिए क्रेडिट परचेस, अच्छा ठीक है हम 1 वीक बाद दे देंगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 वीक। 1 वीक कोई कंफर्म नहीं बता रहे, फॉर एग्जाम्पल हम बता रहे जैसे 2-3 दिन बाद दे देंगे, ठीक है, या फिर 1 वीक बाद दे देंगे, ये क्रेडिट परचेस में चलता है। लॉन्ग पीरियड जैसे कि मान लो अगर किसी को 2 to 3 मंथ्स के लिए क्रेडिट लेना है, तब क्या ऑप्शन होता है बता सकते हो। तब जो परचेजर और सेलर के अंदर एक जो है लीगल डॉक्यूमेंट ड्रॉ होता है, तुम लोगों ने पढ़ा होगा 11 में पढ़ा होगा, फाउंडेशन जिन्होंने किया है फाउंडेशन में पढ़ा होगा। थोड़ा सा याद करके मुझे बताओ, जिन्होंने फाउंडेशन किया है तो कुछ दिन पहले ही याद होगा, बताओ। अगर हम लोग क्रेडिट परचेस 2 to 3 मंथ्स के लिए करना चाहते हैं तो सिर्फ ओरली एग्रीमेंट नहीं होता है, एक डॉक्यूमेंट साइन होता है जिसको तुम लोग लॉ में भी पढ़ते हो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। नाम बताओ, मैंने एग्जाम्पल दे दिया, बोलो। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। तो क्या ड्रॉ किया जाता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज तब ड्रॉ किया जाता है जब 3 मंथ्स तक, 3 मंथ्स उससे ज्यादा इसमें भी नहीं परमिसिबल है, ठीक है। अगर कोई 3 मंथ्स, जिसको लॉन्ग पीरियड बोलेंगे यहाँ पर, 3 मंथ्स के लिए अगर किसी ने जो है क्रेडिट में कुछ परचेस किया है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। ड्रॉ कौन करता है, जो सेलर है, क्योंकि देखो उसी को मतलब उसी का ज्यादा हेडेक रहेगा। किसी ने किसी को कुछ सेल कर दिया, अब वो उधार में लेके चला गया, जो परचेजर है अगर उसका नियत खराब होगा, मतलब उसका अगर उसका एथिक्स नहीं रहेगा तो वो चीज को लेके भाग भी सकता है। इसीलिए सेलर क्या करता है, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करवा लेता है जहां पर लिखा हुआ रहता है मैंने इस पर्सन को इस तारीख को ये प्रोडक्ट इतने में बेचा है और उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि ये पैसा इतने दिन बाद दे देंगे, ठीक है। ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है, तो दैट इज कॉल्ड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू से जो है हम लोग क्रेडिट परचेस कर सकते हैं जब लॉन्ग पीरियड का होता है, क्योंकि इसमें प्रूफ का जरूरत होता है, ठीक है। और ये हम लोग जो छोटा मोटा ओरली एग्रीमेंट कर लेते हैं ना, ठीक है, 2 दिन बाद दे देना, ये किसके साथ करते हैं, राहत चलते कस्टमर के साथ नहीं। अगर किसी के शॉप में कोई परमानेंट कस्टमर है तभी किया जाता है, अच्छा खासा ट्रांजैक्शन है तो ही किया जाता है। अगर किसी भी अननोन दुकान में जाके बोलोगे मुझे ये कॉपी दे दो, हम 5 दिन बाद दे देंगे, कोई नहीं देगा। अगर तुम्हारे जान पहचान का है तो दे देगा, कि उसको पता है कि भाई ये इंसान मुझे 2-3 दिन बाद दे देगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है उस केस में, या फिर अगर जान पहचान है भी, अगर कोई बहुत ज्यादा टाइम के लिए क्रेडिट मांग रहा है तो फिर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू से जो है एक लीगल प्रोसीड्योर्स में हम लोग जा सकते हैं। वो 3 मंथ्स के लिए होता है मैक्सिमम, अगर कोई 3 मंथ्स के लिए मांग रहा है, ठीक है। अच्छा, और इंस्टॉलमेंट परचेज में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट परचेज जो है इसमें लॉन्ग पीरियड कुछ भी हो सकता है, इसमें मतलब शॉर्ट पीरियड का भी हो सकता है, लॉन्ग पीरियड का भी हो सकता है। कोई किसी के पास अच्छा खासा पैसा है तो वो 3 इंस्टॉलमेंट में ही पे कर देगा, किसी के पास बहुत कम पैसा है तो वो 3 इंस्टॉलमेंट को 10 इंस्टॉलमेंट भी कर सकता है। लेकिन जितना इंस्टॉलमेंट बढ़ेगा हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट भी उतना बढ़ जाता है, अगर नो कॉस्ट ईएमआई नहीं है तो, ठीक है। अब इंस्टॉलमेंट परचेज जो है ना, यहाँ पर हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, इसमें हम लोग हाई वैल्यू ऑफ सॉरी फिक्स्ड एसेट ऑफ हाई वैल्यू, ऐसे लिखो, फिक्स्ड एसेट ऑफ हाई वैल्यू। नॉर्मली हम लोग फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं जो कि हाई वैल्यू का रहता है, ठीक है। उसके लिए हम लोग ये इंस्टॉलमेंट परचेज जो है करते हैं। इसके अलावा और एक भी होता है, इंस्टॉलमेंट परचेज के अलावा और एक होता है जिस चैप्टर को भी हम लोग पढ़ेंगे, अभी मैंने चैप्टर का कुछ भी बोला नहीं है, दैट इज हायर परचेज, ठीक है। हायर परचेस, एक्चुअली हम लोग कुछ भी खरीदते हैं बोल देते हैं इंस्टॉलमेंट परचेस, लेकिन हम लोग हायर परचेस में भी बहुत सारी चीजों को खरीदते हैं लेकिन हमें टर्म नहीं पता कि इसे हायर परचेस बोला जाता है। हायर परचेस और इंस्टॉलमेंट परचेस में एक फर्क है, ठीक है। जैसे देखो, हायर परचेस में भी हम लोग फिक्स्ड एसेट खरीद सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी इंस्टॉलमेंट परचेज में भी हम लोग फिक्स्ड एसेट खरीद सकते हैं, फिक्स्ड एसेट दोनों में ही खरीद सकते हैं, हाई वैल्यू को हटा दो, ठीक है। यहाँ पर लिखो, इसमें भी हम लोग फिक्स्ड एसेट खरीद सकते हैं, इसमें भी हम लोग फिक्स्ड एसेट खरीद सकते हैं।
ठीक है, क्या करेंट एसेट नहीं खरीद सकते? खरीद सकते, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये सिस्टम किस लिए किया गया है? फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए। हम लोग रोज का ग्रोसरी थोड़ी ना जाके इंस्टॉलमेंट में खरीदेंगे। हाँ, आजकल जो है ऑनलाइन पे बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं, एक तुम लोग को ड्रेस खरीदना है उसका भी इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा, वो बात अलग है। लेकिन सोच के देखो ना, नॉर्मली हम लोग 200-500 की चीजों के लिए इंस्टॉलमेंट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कोई इंसान कर सकता है, अगर उसके लिए 200-500 भी ज्यादा है तो कर सकता है, वो बात अलग है। हम लोग कब करते हैं? जब बहुत ज्यादा अमाउंट का बात आ जाता है, तब हम लोग सोचते हैं कि एक ही बार में पूरा पैसा निकल जाए, इससे अच्छा है। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास पैसा तो है लेकिन हम लोग वन टाइम कैश आउटफ्लो नहीं करना चाहते, देन हम लोग ईएमआई ऑप्शन ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज भी होता है, अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट में कुछ चीज खरीदते हैं तो जैसे उसका जो मतलब सिविल वगैरह जो होता है ना, मतलब अगर किसी चीज को लोन में लेते हो ना, उससे सिबिल स्कोर बढ़ता है, तो सिबिल स्कोर बढ़ जाता है, इससे फ्यूचर में लोन मिलने का प्रोबेबिलिटी रहता है। लेकिन डोमेस्टिक चीजों के लिए नहीं होता है, जैसे टीवी फ्रिज वगैरह, इसके लिए उतना बेनिफिट जो है उसी सारी चीजों में मिलेगा। अगर तुम लोग सोचोगे कि हम लोग ईएमआई में सारा चीज खरीदेंगे और फ्यूचर में कोई घर खरीदना है, तो बैंक हमें देखेगा कि हमारा सिबिल इतना बढ़ा हुआ है, बैंक देखेगा सिबिल बढ़ा हुआ है, आपने बहुत सारे लोन लिए थे, ठीक तरीके से पे किए हैं, ठीक है, बैंक देखेगा, लेकिन बैंक उसके साथ ना होम लोन का कोई भी कनेक्शन नहीं करता है, ठीक है। मतलब जस्ट देखेगा कि सिविल का मतलब है कि ये इंसान कितना अपने कमिटमेंट का पक्का है, कि इसने जो भी लोन लिया, चाहे वो फ्रिज खरीदने के लिए हो, टीवी हो, या फिर मतलब एसी हो, कुछ भी हो, इसने सही टाइम पे सही चीज पेमेंट किया कि नहीं, इससे सिविल ग्रोथ होता है, ठीक है। तो इसी वजह से भी बहुत से लोग करते हैं कि पैसा है फिर भी जो है ईएमआई में कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इंस्टॉलमेंट परचेज में हम लोग फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, हायर परचेज में भी हम लोग फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पर हम लोग वो फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं जिसका रीसेल वैल्यू है, ठीक है, रीसेल वैल्यू एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पर हम लोग वो सारे फिक्स्ड एसेट खरीदते हैं, या फिर बेचने वाला बेचता है, जहां पर रीसेल वैल्यू जो है नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या? कुछ भी नहीं मिलेगा, मिलेगा बहुत ही कम। जैसे आज के डेट पे किसी ने एक फ्रिज खरीद लिया, मान लो 10,000 रुपए का एक फ्रिज खरीद लिया ईएमआई में, ठीक है। अब वो ईएमआई ले लिया है, मान लो 10 महीने का, हजार 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 हम लोग पेमेंट करेंगे। अब 10 महीने बाद अगर मतलब आज के डेट पे फ्रिज का क्या रीसेल वैल्यू है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। मतलब पहले ये लग्जरी गुड्स में आता था, आज के डेट पे नहीं आता है। रीसेल वैल्यू किस किस तरीके के फिक्स्ड एसेट का होगा? जैसे कि ट्रक, ठीक है, ट्रक। और क्या हो सकता है? बस, कार, है ना, लॉरी, ठीक है, एक ही बात है, ट्रक लॉरी जो भी हो, तो इस तरीके के चीजों का अच्छा खासा रीसेल वैल्यू होता है। लेकिन जिस तरीके के चीजों का रीसेल वैल्यू उतना अच्छा नहीं है, उसको इंस्टॉलमेंट में बेचा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फ्रिज, ठीक है, एसी, ठीक है, ये सब का उतना जो है इंस्टॉल सॉरी उतना जो है रीसेल वैल्यू उतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। अब उसके ऊपर डिपेंड करके इंस्टॉलमेंट परचेज होगा कि हायर परचेज होगा, उसका एग्रीमेंट बनता है, ठीक है, इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। अब दोनों में फर्क हम बताते हैं कैसे होगा। ये देखो, दोनों में फर्क क्या क्या है। यहाँ पर एक साइड तुम लोग लिखो इंस्टॉलमेंट, और एक साइड लिखो हायर परचेज, फिर हम बताते हैं कि दोनों में फर्क क्या क्या होगा। अगर कोई चीज हम लोग इंस्टॉलमेंट में खरीद रहे हैं, तो ओनरशिप जो है, ओनरशिप, ओनरशिप प्लस पोजेशन, पोजेशन और ओनरशिप ट्रांसफर एट द टाइम ऑफ सेल। मतलब समझो क्या है। जैसे मैंने एक फ्रिज खरीद लिया इंस्टॉलमेंट में, ठीक है, तो जिस दिन मैंने वो फ्रिज खरीदा उसी दिन ना मुझे ओनरशिप भी दे देगा, मतलब फ्रिज मेरे नाम पे हो गया, रखने का अधिकार, दैट इज पॉजेशन, वो भी मुझे मिल जाएगा, जब बिक गया तभी मुझे मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने ईएमआई में फ्रिज लिया है, ठीक है, मान लो मेरा ईएमआई जो है 6 ईएमआई है, ठीक, मतलब 6 इंस्टॉलमेंट पे करेंगे तब जाके पूरा पेमेंट होगा, लेकिन मेरा नाम ट्रांसफर हो गया, मतलब प्रोडक्ट मेरा हो गया है, ठीक है। हम चाहे तो किसी और को बेच दे, ठीक है, अगर मुझे लगता है ये फ्रिज मैंने ईएमआई में लिया, किसी और को बेच देंगे, हम बेच सकते हैं, क्योंकि ओनरशिप मेरा है। इंस्टॉलमेंट परचेज में क्या होता है? ओनरशिप तुरंत, मतलब इंस्टेंट ट्रांसफर हो जाता है, एज वेल एज पोजीशन भी ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन जो हायर परचेज में बिकता है उसमें क्या ट्रांसफर होता है पता है? ओनली पोजीशन, ओनली पोजीशन ट्रांसफर, नो ओनरशिप ट्रांसफर, नो ओनरशिप इज ट्रांसफर। ये मैंने T/F ट्रांसफर लिखा है। एट द टाइम ऑफ सेल,
at the time of sale, ownership is transferred only when ownership is transferred only when last इसमें भी ना इसको इंस्टॉलमेंट ही बोलेंगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। ठीक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट जब पे हो जाएगा, ठीक है, लास्ट इंस्टॉलमेंट जब क्लियर कर देंगे तभी जाके क्या होगा, हमें ओनरशिप ट्रांसफर होगा। मतलब मैंने एक कार खरीद लिया, किसमें, इंस्टॉलमेंट बोल सकते हो, मैंने इंस्टॉलमेंट में लिया, बट गलत है। कार जो बेचेगा ना वो इंस्टॉलमेंट में बेच ही नहीं सकता है, मतलब मुझे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेगा, मुझे क्या देगा, सिर्फ पोजीशन देगा। ठीक है, पोजीशन मिल जाएगा, नाम उसी का रहेगा जो बेच रहा है, मेरा नाम पे कार ट्रांसफर उस दिन होगा जिस दिन मेरा सारा ईएमआई कंप्लीट हो जाएगा, उस दिन ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो भले ही तुम लोग कार खरीद लो, ट्रक खरीद लो, बस खरीद लो, मतलब हाई वैल्यू वाला फिक्स्ड एसेट, हाई वैल्यू वाला, ठीक है, यहाँ पर हम लोग हाई वैल्यू वाला फिक्स्ड एसेट बोल सकते हैं, फिक्स्ड एसेट विथ हाई वैल्यू। ठीक है, ऑब्वियसली कार बस ये सब का वैल्यू जो होगा, फ्रिज का वैल्यू थोड़ी ना वो होगा, फ्रिज भी फिक्स्ड एसेट है ऑब्वियसली, जो लैपटॉप है वो भी फिक्स्ड एसेट है, एसी भी फिक्स्ड एसेट है, बट उनका प्राइस थोड़ी ना ट्रक बस कार और लॉरी के साथ बराबर हो सकता है। ठीक है, कार तो फिर भी थोड़ा कम बेसी में मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हायर परचेज जो है, हायर परचेज में सिर्फ पोजीशन मिलेगा, लेकिन ओनरशिप उस दिन ट्रांसफर होगा जिस दिन हम लोग सारा ईएमआई क्लियर कर देंगे। लेकिन इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, इंस्टॉलमेंट परचेज में हमें ओनरशिप पोजीशन सब मिल जाता है, यहाँ पर नहीं मिलता है, पहला डिफरेंस। ठीक है, दूसरा यहाँ पर लिखो, ये जो है इंस्टॉलमेंट के केस में है रीसेल। ठीक है, रीसेल पॉसिबल, मतलब जैसे मैंने बोला ना, मैंने फ्रिज खरीद लिया इंस्टॉलमेंट में, क्योंकि मैंने इंस्टॉलमेंट में खरीदा तो ओनरशिप भी मेरा, पोजीशन भी मेरा। अब हम चाहे तो तुम लोग को बेच देते, ठीक है, ये फ्रिज ले लो, मुझे नहीं चाहिए, तुम लोग को अगर पसंद आया तुम लोग ले लिए। ठीक है, तो ये हम लोग रीसेल जो है पॉसिबल है, बट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। कैसे पॉसिबल होगा, चीज मेरा है ही नहीं, मैंने जो कार खरीदा वो तो मैंने हायर परचेस में खरीदा, जिसके वजह से मेरे पास ओनरशिप आया नहीं, तो दूसरे का चीज हम कैसे बेचते, अगर मेरे पास ओनरशिप नहीं आया तो वो दूसरे का चीज हुआ, तो किसी और का चीज हम बेच सकते हैं, अगर बेच भी देते इलीगल हो जाएगा, जेल हो जाएगा मुझे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये पॉसिबल है बट इसमें रीसेल पॉसिबल नहीं है। अब देखो रीपोजिशन, रिपोजेस, ठीक है, रिपोजेस मतलब छीन के लेके जाना। ठीक है, यहाँ पर रिपोजेशन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल क्यों, जब इंस्टॉलमेंट में बेचे हो आप तो आपने मुझे ओनरशिप भी दे दिया, आपने मुझे पोजीशन भी दे दिया, तो अगर आप इसे फिर से मुझसे वापस लेना चाहते हो, दैट इज पोजेशन को रीपोजेस करना चाहते हो, ये पॉसिबल नहीं है। बट यहाँ पर पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ। तो क्या कोई ऐसे ही आके रिपोजेस कर लेगा, नहीं नहीं, ऐसे ही कोई दुकानदार आके क्यों रिपोजेस करेगा, उसके लिए तो अच्छा है, प्रोडक्ट बिक रहा है। लेकिन क्या होता है, मान लो मेरा 10 ईएमआई था, ठीक है, मैंने 8 ईएमआई अच्छे तरीके से पे कर दी, यहां तक मेरा 8 ईएमआई क्लियर है, उसके बाद बाकी 2 ईएमआई जो है ना वो हम पे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पे नहीं कर रहे, अब दुकानदार को तो लॉस है, उसका 2 ईएमआई बाकी है, तो वो क्या करेगा, तो फिर अगर वो सोचता है चलो उसके घर पे जाके फ्रिज लेके आ जाते हैं, मेरा प्रोडक्ट हम लेके आके बेच देंगे। अब मान लो मैंने फ्रिज को इतने मतलब इतने मिसमैनेजमेंट के साथ यूज किया है कि उसको बेच के उसको बेचारे को कुछ मिलने वाला है नहीं। ठीक है, तो वो रिपोजेस करके क्या करेगा, रिपोजेस करके कोई फायदा नहीं है, इसीलिए क्या किया गया है, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट परचेस में वो सारे फिक्स्ड एसेट को रखा जाता है जिसका उतना रीसेल वैल्यू नहीं है। मतलब जो सेलर है वो अगर चाहे भी तो ये एसेट ले जाके कुछ ज्यादा नहीं कमा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके लिए सोल्यूशन क्या है, उनका जो लॉस हुआ, मैंने 2 ईएमआई नहीं दिया, इसके लिए सोल्यूशन क्या है, वो कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, कोर्ट में जाके मेरे ऊपर केस कर सकते हैं, फिर कोर्ट फैसला सुनाएगा कि मुझे कैसे उनको पेमेंट करना है, क्या करना है, नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रिपोजिशन पॉसिबल है, जैसे मैंने मान लो एक महंगा कार खरीद लिया, ईएमआई भर रहे थे, ठीक है, अब और नहीं भर पा रहे, तो क्या होगा, जो सेलर है वो आएगा मेरा कार ले, पहले तो मुझे वार्निंग देगा कि पे कर दो, ऐसे ही नहीं होता है कि कोई आके लेके चला जाता है। ठीक है, पहले फोन वोन करके वार्निंग देगा आपका ईएमआई बाकी है, बाकी है, बाकी है, फिर एक टाइम, सर्टेन टाइम के बाद क्या करेगा, आके प्रोडक्ट ही उठा के लेके चला जाएगा। अब देखो कोई कार लेके जा रहा है, कोई लॉरी ट्रक ये सब लेके जा रहा है, तो वो बेच के रीसेल वैल्यू मिलता है, क्योंकि ये सारी चीज
सेकंड हैंड भी अच्छे खासे वैल्यू देते हैं, क्योंकि इसको मिसमैनेज करके हम लोग यूज कर भी नहीं सकते, क्योंकि लोगों का चीज है ना, ओनरशिप तो दूसरे का है, किसी और का चीज को हमें यूज करने के लिए दिया है। मतलब बेसिकली बोल सकते हो रेंट के तरह हो गया। जैसे अगर कभी तुम लोग बाहर जो भी रहते हो, पीजी में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, या कभी रेंट के घर पे अगर रहते हो, तो वहां पर क्या होता है, हम लोग रेंट देते हैं और दूसरे का घर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर ना केस वही हो रहा है कि दूसरे का गाड़ी या ट्रक खरीद के लेके आ गए, मतलब खरीदा नहीं, उसके लिए हम लोग हर मंथ एक पेमेंट कर रहे हैं और वो यूज कर रहे हैं। लेकिन रेंटेड हाउस में क्या होता है, जितना भी रेंट दो तुम्हारा वो घर कभी नहीं होगा। या फिर तुम लोग हॉस्टल में रह रहे हो तो थोड़ी ना ऐसा होगा कि कुछ दिन बाद वो हॉस्टल का रूम तुम्हारा हो जाएगा या फिर वो पीजी का रूम तुम्हारा हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हायर परचेस में ये पॉसिबल है कि आप सही सही अगर ईएमआई पे कर रहे हो तो एट द एंड ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन वो चीज आपका हो जाएगा। जैसे अगर हम सारे ईएमआई कार के सही तरीके से भर देते हैं तो एक ना एक दिन वो कार मेरा हो जाएगा, या फिर एक ना एक दिन वो ट्रक या बस जो भी मैंने खरीदा है वो मेरा हो जाएगा। लेकिन उसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे मतलब रेंटेड हाउस के केस में भी वैसे ही हो गया, दूसरे का घर हम लोग रेंट भर रहे हैं बट घर हमारा नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, गाड़ी कार ये सब के बारे में, दूसरे का ट्रक या गाड़ी हम लोग ईएमआई पे करके यूज कर रहे हैं, लेकिन ईएमआई पूरा कंप्लीट करेंगे तो ऑब्वियसली वो चीज हमारा हो जाएगा। अगर हम लोग नहीं पे कर पाते बीच में तो वो आके रिपोजिट करके लेके चला जाएगा। क्यों लेके चला जाएगा, बिकॉज उसके पास ओनरशिप है इसीलिए लेके जाएगा, ठीक है। उसके पास ओनरशिप है इसीलिए लेके जाएगा। जैसे अगर हम रेंट के हाउस पे रेंट नहीं पे करेंगे तो मुझे घर से निकाल नहीं दे, तो वैसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा। वो चाहे तो रिपोजिट करके लेके जा सकता है, और रिपोजिट करके लेके जाके उसे बेच के उस या फिर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके वो आराम से उसे सेल कर सकते हैं। उससे मार्केट में उन्हें जो है रीसेल वैल्यू जरूर मिलेगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट ही इतना हाई वैल्यू वाला है। इतना मतलब देखो गाड़ी हुआ या ट्रक हुआ, ये सब जो है कोई भी जो इस्तेमाल करेगा उसका इतना भी खराब हालत नहीं हो सकता कि वो बेच नहीं पाएगा। दूसरी बात ये है कि वो खराब तरीके से मिसयूज कर ही नहीं सकता है, क्योंकि है ही नहीं उसका प्रोडक्ट, अभी तो पोजेशन है, ठीक है। तो इसीलिए वो चाहे तो मिसयूज करते, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जब हम लोग इंस्टॉलमेंट में खरीदते हैं ना, तब क्या होता है, तब ओनरशिप भी खुद का होता है, तो कोई अगर चाहे तो ये कर ही सकता है। हम ईएमआई भी नहीं पे करेंगे और चीज भी खराब कर देंगे। अगर किसी किसी के अंदर एथिक्स नहीं है तो ये कर सकता है। लेकिन जो भी हो, रूल्स हम बता रहे कि इंस्टॉलमेंट में वही सारी चीज बेचा जाता है जिसका रीसेल वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसको रिपोजेट करके कोई फायदा नहीं है। जिसका रीसेल वैल्यू है उसका रिपोजिशन ऑप्शन रखा है, उसको हायर परचेज में बेचा जाता है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, यहां पर जो पेमेंट करते हैं ना, इसका नाम होता है इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इंस्टॉलमेंट होता है। और यहाँ पर जो पेमेंट करते हैं इसका नाम होता है हायर चार्ज, ठीक है। हायर चार्ज होता है, लेकिन हम लोग बोलते नहीं है, वो बात अलग है। हम लोग इसको भी इंस्टॉलमेंट में खरीदे हैं बोल देते हैं, ये हायर चार्ज होता है, ठीक है। इसका रीसेल वैल्यू जो है ये नहीं है, ठीक है, ना के बराबर है। और इसका रीसेल वैल्यू है, ठीक है। इसको अगर फिर से मॉडिफाई करके बेचना चाहे कंपनी तो बेच सकती है। अच्छा, यहाँ पर किस तरीके के एसेट बेचे जाते हैं, टाइप्स ऑफ एसेट। यहाँ पर किस तरीके के एसेट बेचे जाते हैं, नॉट मच वैल्यूएबल एसेट लाइक टीवी, फ्रिज, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा वैल्यूएबल फिक्स्ड एसेट, वैल्यूएबल फिक्स्ड एसेट लाइक कार, ट्रक, ठीक है। यहां पर जो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट परचेस में जो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं उनको बोला जाता है परचेजर और सेलर, परचेजर एंड सेलर, ठीक है। यहाँ पर जो पार्टी इन्वॉल्व होते हैं इनको बोला जाता है हायर वेंडर, ठीक है, और हायर परचेजर, परचेजर, ठीक है। हायर वेंडर मतलब कौन हो गया, सेलर। वेंडर मतलब सेलर होता है, ठीक है। वेंडर मतलब सेलर होता है। परचेजर, हायर परचेजर मतलब जो परचेजर है यानी कि कस्टमर, ठीक है। परचेजर यानी कि कस्टमर। यहाँ पर दो पार्टी को परचेजर सेलर बोला जाता है, ठीक है। या फिर बोल सकते हो डेटर क्रेडिटर भी बोल सकते हो इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हायर वेंडर और हायर परचेजर बोला जाता है। तो ये मैंने क्या किया, ये तुम लोग को एक बेसिक सा मैंने जो है आउटलाइन दिया कि हायर परचेज होता क्या है। नहीं तो तुम लोग को लगेगा क्या वो इंस्टॉलमेंट वाला ही है, नहीं, इंस्टॉलमेंट और हायर परचेज में फर्क है।
ठीक है। और यहाँ पर मैंने ये भी बताया, जैसे अगर कोई ईएमआई फेल करता है तो इस केस में तो वो आके रिपोजेस करके लेके चले जाएंगे, फिर अपने हिसाब से मॉडिफाई करके मार्केट में बेचने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ईएमआई भी, ये भी तो हो सकता है यहाँ भी कस्टमर ईएमआई नहीं देना चाह रहा है, तो फिर कोर्ट तक जाना पड़ेगा, जो सेलर है उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा। और एक प्रोसीड्स एक्ट होता है जिसके हिसाब से कोर्ट फैसला सुनाएगी कि क्या कंपेंसेशन परचेजर सेलर को करेगा, तो उसी हिसाब से उसको चलना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को कंसेंट्रेट करना है इस टॉपिक पे, ठीक है। अच्छा, अब हायर परचेज से रिलेटेड जितना भी हमारा हो सकता था हम लोगों ने एक आउटलाइन ले लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर हमें क्या क्या कैलकुलेट करना पड़ सकता है। तो इसमें लिखो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस और कैश प्राइस, ठीक है। हमें क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस या कैश प्राइस कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है, इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। ये सारी चीज हमें कैलकुलेट करने के लिए दे सकते हैं। क्या ये क्वेश्चन इंडिविजुअल आएगा कि कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करो, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट? देखो, इंडिविजुअल कम आता है, आ भी सकता है 2-4 नंबर का, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आएगा। मैक्सिमम देखो क्या होगा, हायर परचेस का जो मतलब ब्रॉड क्वेश्चन रहेगा उसके अंदर ये एक छोटा पार्ट हो सकता है। और कभी अगर इंस्टीट्यूट चाहे तो उसमें क्या कर सकता है, इसका एक छोटा पोर्शन भी हमें कैलकुलेट करने दे सकता है, उसके साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन भी दे सकता है। तो किसी भी तरीके से आ सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ये इंडिविजुअली भी हमें पूछ सकता है कि कैश प्राइस, कॉस्ट प्राइस बता दो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर लिखो वेन एवर इंस्टॉलमेंट आर मिसिंग, अगर कभी क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट मिसिंग है, ठीक है, द इंस्टॉलमेंट शुड बी द इंस्टॉलमेंट शुड बी कैलकुलेटेड, कॉमा, बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गिवन यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला, ठीक है। अभी तुम लोग को लगेगा थोड़ा सा कि हम मैथ वैथ सिखा रहे हैं, ये तो अकाउंट्स का क्लास है, मैथ का क्लास तो है नहीं। सही बात है, लेकिन अभी ना हमें थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह ही सीखना पड़ेगा कि किस तरह से कॉस्ट प्राइस, कैश प्राइस ये सब निकालते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, तो अकाउंट्स ही कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है कि अकाउंट्स नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग को थोड़ा सा मैथमेटिकली इसे सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, अगर कभी भी इंस्टॉलमेंट हमारा क्वेश्चन में मिसिंग है, द इंस्टॉलमेंट शुड बी कैलकुलेटेड, हमें इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग एंट्री कैसे करेंगे, क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे, इंस्टॉलमेंट में खरीद रहे, तो जर्नल एंट्री किस चीज का होता है, मनीटरी ट्रांजैक्शन का। तो मनीटरी ट्रांजैक्शन कब होगा, जब डाउन पेमेंट करोगे, जब ईएमआई भरोगे। तो ईएमआई तो पता होना चाहिए ना, मतलब हायर चार्जेस बेसिकली। देखो अभी हम भी ईएमआई लैंग्वेज यूज करें, बट सही है हायर चार्ज, बट वो आदत हो गया है ना, तो ईएमआई सभी बोल देते हैं। लेकिन तुम लोग इतना याद रखो, इट्स नॉट ईएमआई, इट्स हायर चार्ज, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हम लोग का। क्या फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा, देखो इसके लिए हम एक कॉलम बना देते हैं। अगर इसको याद रखते हो, मतलब समझ के देख लेते हो, तो पूरा मान लो चैप्टर ही हम लोग का समझ में आ जाएगा कैलकुलेशंस के मैटर पे। प्रिंसिपल का कॉलम एक, एक इंस्टॉलमेंट का कॉलम करेंगे, दूसरा इंटरेस्ट का, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस। अभी लिखो, हम समझा देंगे कोई भी एक एग्जाम्पल से कि क्या होगा। आज हम लोग एग्जाम्पल ही करेंगे ज्यादा से ज्यादा। फिर लेस डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट, बैलेंस, बैलेंस, ठीक है, बैलेंस हो गया। फिर इसके बाद लेस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल पेड, फिर से बैलेंस, प्रिंसिपल पेड,
क्लोज कर लो। अच्छा, अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर एक दिखाओ, ये डाउन पेमेंट जो पे किया वो दिखा रहे, ठीक है। फिर इसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट पेड और प्रिंसिपल अमाउंट पेड वो यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, ये 3 इंस्टॉलमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऐसे लिख, ठीक है, जैसे कर रहे करो, जब क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे ऐसे करके, ठीक है। बस अब नेक्स्ट लिखेंगे, whenever क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, ठीक है, whenever क्वेश्चन रिक्वायर्स इक्वल इंस्टॉलमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में हमें बोलेगा इक्वल इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब हमें क्या बताना चाह रहा है, इट मीन्स इक्वल प्रिंसिपल इन ईच इंस्टॉलमेंट, इक्वल प्रिंसिपल इन ईच इंस्टॉलमेंट, ठीक है। एक तो ये पॉइंट लिख लो, अभी बस इतना लिखो, अभी हम जो एग्जाम्पल लेंगे ये पूरा चीज तुम लोग को क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है, कैसे करके हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अभी हम एक क्वेश्चन लिखवाएंगे, ठीक है, तुम लोग भी लिखो, उसके बाद जो है हम लोग बुक से भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, ए सोल्ड ऑन हायर परचेज, मैंने HP लिख दिया, ठीक है, हायर परचेज 1 मशीन, डाउन पेमेंट डाउन पेमेंट कॉस्ट प्राइस ₹2,20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट along with interest along with interest to be paid, calculate installment amount। पहला क्वेश्चन, ठीक है, लिखो। पहला क्वेश्चन ये वाला है, तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा था ना कि कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस, कैश प्राइस, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, अगर इंस्टॉलमेंट मिसिंग है तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वेन एवर इंस्टॉलमेंट आर मिसिंग द इंस्टॉलमेंट शुड बी कैलकुलेट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन ऑन गिवन यूजिंग फॉलोइंग फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चन मैंने वही वाला दिया है कि अगर इंस्टॉलमेंट मिसिंग है, क्योंकि लिखा है ना कैलकुलेट इंस्टॉलमेंट अमाउंट, तो हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करके इंस्टॉलमेंट को कैलकुलेट करके दिखाना है, ठीक है। तो क्या ये फॉर्मूला में रटना पड़ेगा, नहीं रटना नहीं पड़ेगा, हम बता देते हैं, देखो कैसे करके होगा। ये 3 कॉलम हम लोग बनाएंगे, 3 कॉलम भी जो है बिल्कुल लॉजिकल है। जब हम लोग कोई भी चीजों को हायर परचेज में खरीदते हैं तो हमें क्या देना पड़ता है, इंस्टॉलमेंट, ठीक है, और प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है। इंस्टॉलमेंट में क्या इंक्लूडेड होता है, इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है। जैसे तुम लोग अगर मेरा वो लैपटॉप वाला एग्जांपल याद रखते हो, तो 1,80,000 को मैंने 10 टाइम्स में पे करने का बोला था, तो 18,000 पर मंथ हुआ था, और उन्होंने बोला कि 18,000 में 500 इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। तो ये मेरा क्या था, 18,000 पर मंथ मेरा प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल मतलब मेन अमाउंट, क्योंकि 2 लाख का लैपटॉप था, ठीक है, उसमें मैंने कितना पे कर दिया था, डाउन पेमेंट 20,000। तो मैंने लोन कितने का ले लिया, जो नहीं पे कर पाई वही लोन 1,80,000। ये लोन को हम अगर 10 मंथ्स में देते हैं तो मेरा प्रिंसिपल वैल्यू यही है, प्रिंसिपल मतलब मेन वैल्यू जो दिख रहा है। अब उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दिया गया 500, तो 18,500 कैसे बना, 18,000 और 500 को मिक्सड अप करके, ठीक है। 500 क्या है, इंटरेस्ट है, ठीक है, 18,000 क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है, और ये
ये 18,500 क्या है? ईएमआई है, मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट है, या फिर यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे हायर चार्ज, ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको बोलेंगे हायर चार्ज, ठीक है, या फिर यहाँ पर हायर चार्ज भी बोल सकते हो, बट क्वेश्चन में ना इंस्टॉलमेंट ही लिखा हुआ रहेगा, या फिर इसे इंस्टॉलमेंट बोल सकते हो। तो इंस्टॉलमेंट मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, और इंटरेस्ट का कॉलम एक अलग से बनाएंगे, क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं बताओ इंटरेस्ट कितना है। तो देखो कैसे करके कैलकुलेट होगा। अब हम लोग ये वाले क्वेश्चन में आते हैं जो यहाँ पर मैंने नोट डाउन करवाया। ए सोल्ड ऑन हायर परचेज वन मशीन, हायर परचेज में इन्हें एक मशीन बेच दिया, डाउन पेमेंट 30,000, कॉस्ट प्राइस 2,20,000, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पहले 3 कॉलम बनाएंगे, ठीक है। पहला कॉलम का नाम होगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मेन वैल्यू। तो हम लोग जब खरीदने गए, ठीक है, जो भी खरीद रहा है या जो भी बेच रहा है उनके हिसाब से कॉस्ट प्राइस या कैश प्राइस एक ही बात है, कॉस्ट प्राइस है प्रोडक्ट का 2,20,000, ठीक है। ये प्रिंसिपल मतलब मेन वैल्यू, ठीक है, इसमें कोई कुछ ना ऐड है ना डिलीट है, तो यहाँ पर 2,20,000। फिर बोल रहा है रेट डाउन पेमेंट करना है 30,000, ठीक है, चलो डाउन पेमेंट कर देते हैं 30,000। अगर ये मशीन लेना है तो डाउन पेमेंट करना पड़ेगा कितना? 30,000, ठीक है, डाउन पेमेंट 30,000 कर दिया, तो बचा कितना? यहाँ पर माइनस करके देखते हैं बैलेंस कितना बचता है। 22,000 माइनस 30,000, 1,90,000 का बैलेंस बच गया, जो कि हम लोगों ने लोन ले लिया होगा, या फिर जो भी खरीद रहे हैं उनके लिए वो लोन हो गया, जो बेच रहे हैं उन्होंने ये इतने का लोन कर दिया, ठीक है, कि 1,90,000 अब बाद में पे कर दीजिएगा। ये देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। ये देखो इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है? इक्वल प्रिंसिपल इन ईच इंस्टॉलमेंट। इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है? इंस्टॉलमेंट का मतलब है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे मेरे लैपटॉप वाले एग्जांपल में हर मंथ मुझे 18,000 तो देना ही है, उसके साथ साथ मुझे इंटरेस्ट देना है, ठीक है। मैंने बोला था 500 करके हर बार, लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट कम होते जाता है। क्यों कम होते जाता है? अगर हमारा लोन का वैल्यू कम होगा, इंटरेस्ट का अमाउंट भी कम होते जाएगा। कैसे? ये देखो प्रैक्टिकली समझो कि कैसे। इतना पहले समझ लो कि इक्वल इंस्टॉलमेंट यहाँ पर बोला है ना, इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब इंस्टॉलमेंट का वैल्यू इक्वल नहीं कि इंस्टॉलमेंट 18,500 18,500 18,500, ऐसा जरूरी नहीं है। इक्वल इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि प्रिंसिपल वैल्यू इक्वल होना चाहिए। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर ये 1,90,000 हमें 5 टाइम्स में पे करना है, तो हर बार प्रिंसिपल कितना देना होगा? ये बताओ। हम पहला क्वेश्चन तुम लोगों से ये कर रहे हैं, अभी तक तो मैंने कोई क्वेश्चन किया नहीं। मुझे ये बताओ कि अगर हम लोग जो भी अमाउंट नहीं पे कर पाएंगे उसे 5 टाइम्स में पे करेंगे, यहाँ पर बोला ना 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, तो कितना हर बार पे करना पड़ेगा? 38,000। 38,000। ये देखो कैसे निकल के आया, 1,90,000 को मुझे 5 टाइम्स पे करना है, 38,000। इसे क्या बोलेंगे? ये 38,000 को क्या बोलना चाहिए? बोलो बोलो। प्रिंसिपल। 38,000 को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल बोलेंगे। ये ईएमआई नहीं है। 38,000 5 टाइम्स हमारा होगा, मतलब 5 इक्वल प्रिंसिपल, दैट इज 38,000, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये अगर समझ में आ रहा है यहां तक, अगर कोई भी डाउट है किसी को भी तो पूछ सकते हो। तो 38,000 जब हम लोग पहला जो है ईएमआई पे करेंगे, तो उसमें हम लोग का प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? यहाँ पर इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 38,000 ये हो गया पहला प्रिंसिपल, ठीक है। और डाउन पेमेंट जो पे करेंगे, तो यहाँ पर उसको भी लिख सकते हो ऐसे करके 30,000, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो डाउन पेमेंट, ये इंस्टॉलमेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ये डाउन पेमेंट है। अच्छा, पहला हम लोग 38,000 पे करेंगे, लेकिन इसने बोला है कि इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा? 10%। इंटरेस्ट किस पे देना पड़ता है? लोन अमाउंट पे। तो फर्स्ट टाइम हमारा लोन अमाउंट कितना है? फर्स्ट टाइम हमारा लोन अमाउंट कितना है बोलो? 1,90,000। 1,90,000 हमारा लोन अमाउंट है जो हम लोग पे नहीं कर पाए। इस पे अगर इंटरेस्ट लगाया जा रहा है 10%, तो इंटरेस्ट कितना होगा? यहाँ क्वेश्चन में बताया ना 10%, जो मैंने रेट लिया है दैट इज 10%। तो मुझे बोलो कि इंटरेस्ट कितना होगा? 19,000। 19,000। तो ये देखो इंटरेस्ट
कितना हो जाएगा, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे 1,90,000 इंटू 10%। इंटरेस्ट याद रखो हमेशा किस पे लगता है, लोन अमाउंट पे। लोन अमाउंट कौन सा होगा, जो नहीं पे कर पाई, ये नहीं पे कर पाई, 30,000 ही पे किया, तो 19,000। तो पहला ईएमआई कितना होगा बोल सकते हो, 38,000 तो पे करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ 19,000 भी पे करना पड़ेगा। तो पहला जो इंस्टॉलमेंट है उसका टोटल कितना हो जाएगा, 57,000। 57,000। ठीक है, अगर ये पहला वाला समझ में आया तो इसके बाद तुम लोग आराम से मुझे बता सकते हो। ठीक है, अच्छा अब जैसे ही हम लोगों ने ईएमआई काउंट कर लिया, हम लोगों ने ये काउंट किया कि हम देखो क्या हुआ, हम लोग गए मशीन खरीदे, डाउन पेमेंट किया 30,000, मशीन को घर लेके आ गए। अब हमें पता है हमें ईएमआई पे करना है, हम लोगों ने अपना पहला ईएमआई कैलकुलेट कर लिया 57,000। अब जैसे ही ईएमआई पे करने का बारी आया तो हम लोगों ने 57,000 पे कर दिया। जैसे 57,000 पे कर दिया, यहां से कितना कम होगा ये बता सकते हो, 1,90,000 से कितना कम हो जाएगा, क्या माइनस करे, 57 करे, 19 करे, 38 करे, कौन सा माइनस होगा। ये 1,90,000 में क्या क्या इंक्लूडेड है, यहाँ पर क्या इंक्लूडेड है, यहाँ पर 38,000 इंक्लूडेड है 5 टाइम्स। तो यहां से माइनस क्या करेंगे, 38,000। 38,000। ये देखो मैंने इसीलिए लिखा है ना प्रिंसिपल, यहाँ पर क्या माइनस होगा, प्रिंसिपल लिखा हुआ है तो प्रिंसिपल ही माइनस होगा। 38,000, ये 57,000 में ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है, तो माइनस क्या होगा, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल माइनस हो जाएगा कितना, 38,000। तो ईएमआई पे हुआ 57,000 का, 38,000 का हमारा प्रिंसिपल कम हो गया। ये अलग से हमेशा कैलकुलेट होता है, क्यों, इंटरेस्ट कम होगा ना, जैसे ही प्रिंसिपल दोगे इंटरेस्ट कम होगा। 1,90,000 माइनस 38,000 कितना बचा, 1,52,000। ठीक है, अब बताओ, अब फिर से ईएमआई देना पड़ेगा, ईएमआई कैलकुलेट करेंगे कितना होगा इस बार। लेकिन उसके लिए पहले ये तो बताओ इंटरेस्ट कितना होगा, एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा। 38,000 तो अपना फिक्स्ड है, ये तो देना ही पड़ेगा, लेकिन इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा ये बताओ। जो अमाउंट अभी बाकी है, हमेशा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है, बोलो कितने अमाउंट पे इंटरेस्ट लगेगा, 15,200। कितना, 15,200। हाँ हाँ 15,000, मतलब 1,52,000 पे लगेगा, 1,52,000 पे 10% इंटरेस्ट लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा 15,200। ठीक है, तो यहाँ पर 15,200 इंटरेस्ट। अब मुझे बताओ ईएमआई कितना होगा, टोटल लगा लो, 53,200। ठीक है, ये हम लोग का हो गया जो है ईएमआई। ठीक है, अब फिर यहां से प्रिंसिपल हटाएंगे, जैसे ईएमआई कैलकुलेट कर लिया, ईएमआई का बारी आएगा तो ईएमआई पे करेंगे, तो ईएमआई पे करने से प्रिंसिपल वैल्यू कम होगा। फिर से हम लोग ये 38,000 पेमेंट कर रहे हैं, ये देखो, ये वाला जब 38,000 कैलकुलेट किया तो यहाँ पर पे हो गया, ये 38,000 कैलकुलेट किया और ये पे हो गया, बचा कितना, यहाँ पर माइनस करके देख लो, 1,14,000। ठीक है, ये हम लोग का अमाउंट बचा हुआ है। अभी हमें इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा और ईएमआई चेक करना पड़ेगा। तो अभी 1,14,000 पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10% एक्स्ट्रा वैल्यू जो है, तो ये हो जाएगा 11,400। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना, 38,000, वो तो पहले हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट 1,90,000 का 38,000 होता है, प्लस 11,400, तो टोटल करो ईएमआई पता चल जाएगा कितना होगा, 49,400। ठीक है, 49,400। अच्छा, अब जैसे ये कैलकुलेट कर लिया, फिर से हम लोग पे करेंगे प्रिंसिपल, 5 बार प्रिंसिपल पे करना पड़ेगा। ये देखो अभी कितने बार हुआ है, 1 2, अभी ये 3 बार चल रहा है, 38,000 माइनस करते हैं, मतलब ये वाला जो कैलकुलेट किया ये पे हो गया थर्ड टाइम, अभी भी 2 टाइम्स बाकी है, 76,000। ये देखो 76,000 बैलेंस हुआ। अब इस पे क्या करोगे, इंटरेस्ट दोगे फिर से। ठीक है, बचे हुए अमाउंट पे इंटरेस्ट देना है, बचा हुआ अमाउंट सिर्फ नहीं देना है, उस पे इंटरेस्ट देना है। तो हो गया 7,600। ठीक है, तो यहाँ पर 38,000 तो देना है, वो तो पता ही है, और एक्स्ट्रा जो अमाउंट एज अ इंटरेस्ट देना है वो है 7,600। तो ये टोटल हो जाएगा 7 और 8,
45,600, ठीक है, ये हो गया। अच्छा नेक्स्ट फिर से पे करेंगे, प्रिंसिपल फिर से पे हो जाएगा 38,000। ये कौन सा वाला होगा, ये वाला पे कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, बचेगा कितना, 38,000 ही बचेगा, लास्ट है ना, फिफ्थ नंबर। अच्छा अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 38,000 पे 10%, तो कितना हो जाएगा, 3800। अच्छा तो यहाँ पर 38,000 तो देना ही था, प्लस 3800 देना पड़ेगा, टोटल बन जाएगा 800, और ये हो गया 41,800, ठीक है, 41,800। अब ये वाला ईएमआई हम लोग पे कर देते हैं, प्रिंसिपल 38,000, तो ये क्या हो गया, जीरो, ठीक है, ये जीरो हो गया। तो ये देखो यहाँ पर ये वाला पे हो गया। ये अच्छे से समझना जरूरी है, अगर ये समझ में आएगा तभी हायर परचेज का क्वेश्चन कर पाओगे, क्योंकि उसमें मिसिंग रहेगा, कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा, ठीक है, और नहीं भी रह सकता है, लेकिन अगर रहेगा तो कैसे करोगे, तो ये तो सीखना पड़ेगा ना। तो देखो क्या हुआ, हम लोगों ने डाउन पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बचा उसको हमें 5 बार में पेमेंट करना है, तो हर बार 38 38 38 38 38, बट ये नो कॉस्ट ईएमआई नहीं है, बोल रहा है कि इंटरेस्ट के साथ पे करो, इंटरेस्ट कितना, 10%। अब ये किस पे लगाए, हमेशा जो अमाउंट लोन की तरह दिखेगा, लोन क्या है, किसी के लिए लोन क्या है, जो नहीं पे कर पाए बट पे करना चाहिए था, 1,90,000 नहीं पे कर पाए तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा। फिर 38,000 पेमेंट कर दिया, 1,52,000 नहीं कर पाए तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा। फिर 38 पे कर दिया, 1,14,000 नहीं पे कर पाए तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा। फिर 38 पे कर दिया, 76 अभी भी बाकी रखा है तो इस पे इंटरेस्ट लगेगा। फिर 38 पे कर दिया तो 38 पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। और ईएमआई कैसे हो जाएगा, इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल, ठीक है। और ये कैसा ईएमआई है, ये है इक्वल ईएमआई, देखो ये इक्वल ईएमआई है, ये इसीलिए इक्वल ईएमआई है क्योंकि इसमें प्रिंसिपल इक्वल है। इक्वल ईएमआई का मतलब इक्वल प्रिंसिपल नहीं, इक्वल इंस्टॉलमेंट नहीं होता है, इंस्टॉलमेंट अलग अलग है, 57 53 200 49 400 45 600 41 800, ये कोई इक्वल जो है ईएमआई नहीं है, लेकिन इस ईएमआई को ही इक्वल ईएमआई बोला जाता है जहां प्रिंसिपल इक्वल होता है। इसको मैंने नोट डाउन करवा दिया, क्वेश्चन में ऐसा पार्ट रहता है, whenever question requires equal installment it means equal principal in each installment, not installments are equal but equal principal in each इंस्टॉलमेंट, ठीक है। इक्वल प्रिंसिपल इन ईच इंस्टॉलमेंट का मतलब ही है कि इक्वल ईएमआई, इक्वल ईएमआई का मतलब लेकिन इक्वल ईएमआई से नहीं होता है, ठीक है। तो इस लैंग्वेज का हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मुझे और एक चीज बताना है, इसको ये देखो, यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल है इसमें कितने सारे प्रिंसिपल इंक्लूडेड है पता है, 1,90,000 में कितने सारे प्रिंसिपल इंक्लूडेड है, 5 प्रिंसिपल्स इंक्लूडेड है, P1 P2 P3 P4 P5, मतलब 5 बार 38,000 इंक्लूडेड है। और इसमें कितने इंक्लूडेड है ये क्यों बता रहे, अभी नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। इसमें कितने सारे प्रिंसिपल इक्वल है, पहला प्रिंसिपल पे हो गया, ये कौन सा है प्रिंसिपल 1, तो क्या बचेगा P2 P3 P4 P5 बचता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर प्रिंसिपल 2 पे हो जाता है तो क्या बचेगा P3 P4 P5, यहाँ पर प्रिंसिपल 3 पे हो जाता है तो ये जो बचा हुआ है बैलेंस इसमें है P4 P5, दो 38,000 इंक्लूडेड है, देख सकते हो। और जैसे P4 पे हो गया इसमें P5 बचा हुआ है, और ये कौन सा है, ये P5 पे हो गया, ठीक है। इस तरीके से पे हुआ है, देखो इस तरीके से पे हुआ है, P1 P2 P3 P4 P5, ठीक है। ये चीज तुम लोग का क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आगे का क्वेश्चन करवाना जस्टिफाई रहेगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट है तो पूछ सकते हो, और अगर नहीं है तो हम लोग फिर उसके बाद वाला पॉइंट कर सकते हैं। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट लग रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो मुझे बोलो, हम बता देते हैं। अभी तुरंत बताने से क्या होगा, अच्छे से समझ में आएगा। चलो ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है तब हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट, व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉमा टोटल कैश प्राइस, टोटल कैश प्राइस एंड इंस्टॉलमेंट आर गिवन,
and installment are given। मतलब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, टोटल कैश प्राइस भी दिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट भी दिया हुआ है। जैसे इसमें क्या नहीं था, इंस्टॉलमेंट नहीं था, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, कैश प्राइस, इंस्टॉलमेंट गिवन। वी शुड कैलकुलेट इंटरेस्ट, वी शुड कैलकुलेट इंटरेस्ट। तब हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट होगा, पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर ऐसा सिचुएशन हुआ, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे कंडीशन पे क्वेश्चन नंबर 2, कैश प्राइस ऑफ ए मशीन इज 4,50,000, डाउन पेमेंट डाउन पेमेंट 90,000, डाउन पेमेंट 90,000 एंड इंस्टॉलमेंट इज 1,70,000, 1,50,000, 1,08,460 and interest at the rate of 10% पर एनम। ठीक है, कैश प्राइस दे दिया है 4.5 लाख, डाउन पेमेंट दे दिया है 90,000, इंस्टॉलमेंट भी दे दिया है, इंटरेस्ट का रेट भी दे दिया है। कैलकुलेट क्या करना है, इंटरेस्ट। कैसे पता चलेगा वो तो क्वेश्चन में बता देगा, लेकिन मैंने अभी जो हेडिंग दिया है उसी के हिसाब से मैंने ये क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है, इंटरेस्ट। यहाँ पर लिख लो चाहे तो, कैलकुलेट इंटरेस्ट। ठीक है, क्या तुम लोग मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बता सकते हो? सेम तरीके से ही करना है। यहाँ पर प्रिंसिपल लिखो, यहाँ पर इंस्टॉलमेंट लिखो, यहाँ पर इंटरेस्ट लिखो। ठीक है, क्या कैलकुलेट करके देना है इनको, इंटरेस्ट। प्रिंसिपल लिख दिया, यहाँ पर कैश प्राइस लिखेंगे सबसे पहले, कैश प्राइस। कैश प्राइस कितना है, 4.5 लाख, 4,50,000। अच्छा, डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, देख लो 90,000। ठीक है, तो बचा कितना, 90,000 पे करने के बाद बैलेंस कितना बचेगा, 36। ठीक है, मतलब 3,60,000। इंस्टॉलमेंट भी ना दिया हुआ है, देखो इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है, पहला 1,70,000, यहाँ पर पहले 90,000 लिख सकते हो एज अ डाउन पेमेंट। ठीक है, ये डाउन पेमेंट, अगर चाहो तो इसको यहाँ लिखना इग्नोर भी कर सकते हो। ठीक है, ये डाउन पेमेंट पे हुआ है इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, इंस्टॉलमेंट 1,70,000। मुझे बता दो इसमें इंटरेस्ट कितना इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट कितना होगा बताओ, वही तो ढूंढना है कि इंटरेस्ट कितना होगा। 36,000। 36,000 बच है, करेक्ट, 36,000। ये इस पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, इस पे कैलकुलेट करना है, ये तो समझ में आ रहा है। ठीक है, आंसर दोगे तो मुझे भी पता चलेगा समझ में आ रहा है। 3,60,000 पे 10% लगा देंगे तो ये हो जाएगा 36,000। अच्छा, तो यहां से इंटरेस्ट तो हम लोग कैलकुलेट कर ही रहे हैं, लेकिन आगे का इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे का बैलेंस अमाउंट पता करना पड़ेगा। ठीक है, पहला इंटरेस्ट तो निकाल ही लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस पे लगा लिए 10% मिल गया। सेकेंड इंटरेस्ट पता करने के लिए सेकेंड बैलेंस भी तो पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल पे करने के बाद बैलेंस कितना बचेगा। मतलब हमें अभी क्या चाहिए, हमें चाहिए कि यहाँ पर कितना प्रिंसिपल पे हुआ वो पता कर ले। तो बताओ प्रिंसिपल कितना पे हुआ है, कैसे निकालोगे, क्या कोई आइडिया है कैसे निकाल सकते हो? 1,34 होगा, माइनस कर दो। हाँ, माइनस कर दो, 1,34 हो जाएगा। मतलब ये क्या है, ये इंस्टॉलमेंट है, इसमें क्या इंक्लूडेड है, इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। ठीक है, अच्छा ये इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल इंटरेस्ट, इसमें लगा हुआ इंटरेस्ट हमें पता है 36,000, तो इसमें 36,000 इंटरेस्ट है। ठीक है, तो टोटल 1,70,000 है इंस्टॉलमेंट। ये देखो इसको ना यहाँ लिखते हैं, यहाँ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है।
ठीक है, और ये टोटल 1,70,000 है, माइनस कर लो, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 1,70,000 के अंदर इंटरेस्ट है 36,000, तो प्रिंसिपल हो गया 1,34,000। कैसे करके मिला? बैलेंसिंग फिगर करके, ठीक है, बैलेंस करके मिल गया 1,34,000। अब हम लोग यहाँ से लेस कर देंगे अपना 1,34,000, नहीं तो हमें नेक्स्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। -3,60,000, ठीक है, नेगेटिव में नहीं आएगा, वो कैलकुलेटर को मैंने ऐसे किया इसलिए 2,26,000, ठीक है, पॉजिटिव आएगा, मैंने ये पहले लिखा वो बाद में लिखा, तो यहाँ पर हो गया बैलेंस, ठीक है। अच्छा, तो अब फिर से इंटरेस्ट निकाल लो, इंटरेस्ट ही तो पूछा है, फिर से इंटरेस्ट कितना होगा? 2,26,000 पे 10%, 22,600, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसमें देखो ईएमआई कितना था? 1,50,000। अच्छा, तो इंटरेस्ट पता चल गया 22,600। अब पता करो प्रिंसिपल कितना होगा? 1,50,000 में से 22,600 हटाने से आता है 1,27,400 एज अ बैलेंसिंग फिगर। 1,27,400 ये हम लोग का प्रिंसिपल हो गया, माइनस करेंगे 1,27,400, तो ये बचा कितना? 98,600, ठीक है, 98,600 बैलेंस बच रहा है। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा 98,600 पे 10%, मतलब हो जाएगा 9,860, ये इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर ईएमआई जो है लास्ट है 108,460, 108,460, इसमें अगर इंटरेस्ट है 9,860, तो प्रिंसिपल कितना होगा? 108,460 माइनस 9,860, 98,600। 98,600, हाँ 98,600, और ये यहाँ से मैच भी हो गया और खत्म। देखो 3 ईएमआई था, 3 प्रिंसिपल भी पे हो गया, लोन भी क्लोज हो गया, ठीक है, मतलब जो भी प्रोडक्ट खरीदा है वो इनका हो जाएगा, ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने सेकंड केस सीख लिया कि अगर कैश प्राइस दिया है, डाउन पेमेंट दिया है, ईएमआई दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहला वाला तो हो जाएगा, दूसरे वाले के लिए हमें यहाँ पर प्रिंसिपल कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो हम लोगों ने कर लिया। अच्छा, एक चीज तुम लोग को यहाँ पर मुझे दिखाना है, पैटर्न एक चीज देखो, इंटरेस्ट ना हमेशा कम होते जाता है, चाहे कैसा भी कैलकुलेशन हो, इंटरेस्ट हमेशा कम होते जाता है। यहाँ पर देख लो इंटरेस्ट कितना था, ये देखो 19,000, यहाँ पर इंटरेस्ट देखो कम होता गया, 19,000, फिर 15,200, फिर 11,400, 7,600, 3,800। सिमिलरली यहाँ भी देखो 36, 22,600, 9,860। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जैसे जैसे प्रिंसिपल पे करेंगे तो बैलेंस अमाउंट कम होते जाता है, क्योंकि बैलेंस रिड्यूस होगा तो इंटरेस्ट भी रिड्यूस होगा, क्योंकि बैलेंस अमाउंट पे ही इंटरेस्ट जाता है। तो एक चीज हमेशा याद रखो, ईएमआई जितना पुराना होते जाएगा इंटरेस्ट उतना कम होते जाएगा, तो टोटल ईएमआई भी कम होगा। क्यों? क्योंकि चाहे मेरा प्रिंसिपल इक्वल हो या मेरा प्रिंसिपल अनइक्वल हो, जैसे देखो ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने पहला वाला किया वहां पर प्रिंसिपल इक्वल था 38, 38, 38, 38, यहाँ पर देखो प्रिंसिपल अनइक्वल है, ठीक है, प्रिंसिपल अनइक्वल है। लेकिन प्रिंसिपल इक्वल हो या प्रिंसिपल अनइक्वल हो, इंस्टॉलमेंट हमेशा कम होते जाता है, जैसे 1,70,000, 1,50,000, 1,08,460, यहाँ पर भी 57, 53,2, 49,4, 45,600, 41,800, ठीक है। ये इसीलिए होता है बिकॉज प्रिंसिपल चाहे मेरा फिक्स्ड रहे चाहे मेरा फ्लक्चुएट रहे, इंटरेस्ट क्योंकि मेरा कम होते जाता है, तो ओवरऑल टोटल मेरा हमेशा कम कम होते हुए ही दिखेगा। इसका लॉजिक इसीलिए है क्योंकि इंटरेस्ट तो हमारा बचा हुआ अमाउंट पे होता है, बचा हुआ अमाउंट प्रिंसिपल पे करने से हर साल कम होते जाता है, ठीक है, अगर ईयरली है तो ईयरली है या मंथली है जैसा भी है, ठीक है। तो ईएमआई जरूरी नहीं है कि ईएमआई, नॉर्मली हम लोग मंथली चीजों के लिए ही सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर तुम लोग का जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा ना, वो जरूरी नहीं है सारा मंथली रहेगा, ईयरली भी हो सकता है, सेमी एनुअली भी हो सकता है, 6 मंथ्स का भी हो सकता है, ठीक है।
तो ये वाला एक चीज हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट हम लोग और एक पॉइंट करेंगे ऐसा ही, ठीक है, और एक पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट आर गिवन बट टोटल कैश प्राइस इज नॉट गिवन, ठीक है। अभी क्या हो सकता है हमारे क्वेश्चन में, ऐसा हो सकता है कि हम लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, इंस्टॉलमेंट भी दिया है, बट कैश प्राइस नहीं दिया है, तब क्या करेंगे, ठीक है। उसके लिए क्वेश्चन एक एग्जांपल लिखते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 3। अ मशीन is purchased by 3 installment with interest at the rate of 12% per annum starting from 4,000, 3,000, 5,000 and down payment rupees 3,000. Find out cash price of the machine. Cash price of the machine. ठीक है, तो यहाँ पर मशीन का कैश प्राइस क्या है ये हमें पता करने के लिए बोला है। मतलब ये कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर, अगर इसको हम थोड़ा सा टाइम लाइन के साथ ड्रॉ करें, 3 इंस्टॉलमेंट है, 1, 2, 3, ठीक है। A machine is purchased by 3 installment with interest 12% per annum starting from 4,000, 3,000 और 5,000। तो हम यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि ये ईयरली पेमेंट है, क्योंकि एक बार ही बोला है तो ईयरली पेमेंट है। तो यहाँ पर पहला जो है इंस्टॉलमेंट पे हुआ होगा 4,000, ठीक है। दूसरा इंस्टॉलमेंट यहाँ पे हुआ होगा 3,000 और लास्ट वाला यहाँ पर पे हुआ होगा 5,000, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब है इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट है ये है इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट, ठीक है। यहां पर भी लिखते हैं इंस्टॉलमेंट, यहां पर भी लिखेंगे इंस्टॉलमेंट। और यहाँ एक चीज पेमेंट हुआ है, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट है 3,000, तो डाउन पेमेंट तो स्टार्टिंग में ही देना पड़ता है। डाउन पेमेंट यहाँ स्टार्टिंग में दिया होगा, डाउन पेमेंट है 3,000। पूछ रहा है कि कैश प्राइस क्या है। कैश प्राइस तो जब खरीदने गए होंगे तब सेलर ने बताया होगा, भाई कैश प्राइस तो हमारा इतना है, डाउन पेमेंट इतना कर दो, ये इतने इतने इंस्टॉलमेंट पे करने हैं। तो कैसे करके निकालेंगे कैश प्राइस कितना है, ठीक है। अगर मेरा जो है इंस्टॉलमेंट 3 है, 3 इंस्टॉलमेंट है, तो हर एक इंस्टॉलमेंट में क्या इंक्लूड रहता है, हमें पता है हर एक इंस्टॉलमेंट में इंक्लूड रहता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर भी क्या इंक्लूड है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। यहां पर भी क्या इंक्लूड है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। लेकिन मुझे ये बताओ कि कौन सा कितने नंबर प्रिंसिपल है। मतलब जब ये ईएमआई कैलकुलेट हुआ 5,000, लास्ट वाले पे ध्यान दो, ठीक है। लास्ट वाले पे अगर ध्यान दोगे तो जैसे कि मैंने देखो तुम लोग को यहाँ पर समझाया था, इसीलिए, ठीक है। ये लास्ट जो है, जैसे यहाँ पर 5 इंस्टॉलमेंट था, वहां पर 3 इंस्टॉलमेंट है, ठीक है। लास्ट वाला जो ईएमआई है ये वाला, ये कैसे कैलकुलेट हुआ, इसको थोड़ा से ध्यान से देखो। ये लास्ट वाला ईएमआई कैसे कैलकुलेट हुआ, क्योंकि हम लोग के पास क्या क्या है पता है, ये पता है, ये सिर्फ ये पता है हम लोग के पास क्वेश्चन में क्या अवेलेबिलिटी है। इस क्वेश्चन के साथ अगर कंपेयर करें ना, तो हम लोग के पास सिर्फ ये दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ ये दिया हुआ है।
और इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है, ये 10% गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है, और ये डाउन पेमेंट गिवन है और हम लोग को बोल रहा है ये कैलकुलेट करो, ये कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है। बाकी कुछ भी नहीं है हमारे पास अवेलेबल, हमारे पास इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% जैसे इस क्वेश्चन में था ये अवेलेबल है, ये ईएमआई अवेलेबल है, ये डाउन पेमेंट, बाकी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कैश प्राइस कैलकुलेट करना है तो बेसिकली हमें बैक कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा, लेकिन हम इसे समझा के बोलना चाहते हैं। देखो यहां पर जब ये वाला कैलकुलेट हुआ, ये कैसे कैलकुलेट हुआ? इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इंक्लूडेड था, ठीक है। तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट हुआ? प्रिंसिपल पे लगा 38,000 पे 10% लगा, लास्ट प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगाया गया और ईएमआई में ऐड किया गया, है ना। लास्ट प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगाया गया और ईएमआई में कैलकुलेट किया गया। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं, इसको देखो, इसको कंपेयर करके बताते हैं। जैसे अगर हम लोग ये लास्ट वाला लेते हैं, लास्ट वाले से ही करना पड़ेगा, तो ये रहा 5,000, इसमें क्या है? इसमें प्रिंसिपल भी है क्योंकि ये एक इंस्टॉलमेंट है, और इसमें इंटरेस्ट भी है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा लास्ट ईएमआई है, लास्ट इंस्टॉलमेंट है। तो ये प्रिंसिपल कितना नंबर प्रिंसिपल होगा? ये P3, और P3 पे ही लगा होगा इंटरेस्ट। कैसे बताते हैं, उसके साथ कंपेयर करके बता देते हैं। इंटरेस्ट है 12%, यहाँ पर 12% पर एनम इंटरेस्ट है, ठीक है। तो जब भी हम लोग ईएमआई कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो जैसे हम लोगों ने ये ईएमआई कैलकुलेट अगर किया तो कैसे कैलकुलेट किया? पहले हम लोगों ने ये देखा जो बचा हुआ अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा, तो ये प्रिंसिपल 5 था, ठीक है। ये देखो हम इसको बढ़ा के दिखा देते हैं, ये देखो ये क्या था? प्रिंसिपल 5, लास्ट प्रिंसिपल क्योंकि 5 था तो P5, वहां 3 है तो P3, तो ये क्या हो गया? P5 इंटू 10%, ठीक है। तो P5 इंटू 10% करने से आया ये वाला, तो ये कैसे आया है? P5 इंटू 10% करके आया है, प्लस ये क्या है? ये P5 है। तो लास्ट ईएमआई कैसे निकलता है? लास्ट प्रिंसिपल पे लगा हुआ इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, लास्ट प्रिंसिपल पे लगा हुआ इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल करते हैं तभी ना जाके लास्ट ईएमआई आता है। इसीलिए ऐसा क्वेश्चन जहां पर कैश प्राइस निकालने बोला है, ईएमआई गिवन है, इंटरेस्ट गिवन है, वहां पर हमें हमेशा लास्ट वाले जो ईएमआई है उससे कैलकुलेट करना पड़ता है, बाकी किसी चीजों से हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट ईएमआई कैसे निकलता है? लास्ट प्रिंसिपल, लास्ट प्रिंसिपल प्लस लास्ट प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट रेट, ठीक है, लास्ट प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट रेट, जो कि इस क्वेश्चन में 5 था तो इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? 3। इसका मतलब ये 5,000 इन्होंने कैसे निकाला होगा? 5,000 को निकालने का तरीका ये हो गया, ठीक है। तो इसमें तुम लोग चाहो तो अपने समझने के लिए ऐसे लिख के रख सकते हो। ये क्या है? ये है P5 इंटू 10%, है ना, ये P5 इंटू 10% है, तो ये क्या है? P5 इंटू 10%। ये क्या है? ये है P5, ठीक है। P5 है क्योंकि 5 ईएमआई, यहाँ 3 है तो P3 हो जाएगा, P3 प्लस P3 इंटू 12%, जो कि 5,000 को बता रहा है। इससे हम लोग क्या निकाल पाएंगे? P3 निकाल लेंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा बताते हैं, क्या बेनिफिट होगा। मतलब ये P3 हो गया, इतना कंफर्म है, ठीक है। अब यहाँ से तुम लोग P3 कैलकुलेट करो। कैसे करोगे? सिंपल तरीका है, यहाँ पर P3 लिख दो। 12% मतलब 12 डिवाइडेड बाई 100, 0.12, तो 0.12 P3, ठीक है। अब ये और इसमें कुछ नहीं है मतलब 1 है, ये टोटल हो गया 1.12, तो 5,000 इक्वल टू 1.12 P3। इसका शॉर्टकट भी बता देंगे, लेकिन पहले समझ लो तो शॉर्टकट समझने में आसानी रहता है। तो 5,000 डिवाइडेड बाई 1.12, तो ये कितना निकल के आ रहा है? ये निकल के आ रहा है 4464, ठीक है, 4464। ये क्या निकल के आ गया? ये P3 निकल के आ गया, प्रिंसिपल 3। और इंटरेस्ट अगर निकालना है तो निकाल सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट कैसे निकालोगे? 5,000 से ये माइनस करके भी निकाल सकते हो, क्योंकि 5,000 ईएमआई है, उसमें प्रिंसिपल अगर 4464 है ऐसे भी निकाल लो, या फिर 4464 पे 12% लगा लो तो भी होगा, एक ही बात है। तो हम माइनस ही कर लेते हैं, 5,000 माइनस 4464, तो ये आ गया 536। क्या 12% करने से भी सेम आंसर आता? बिल्कुल सेम आंसर आएगा, हो सकता है थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन आ जाए। ये देखो 535.6 यानी 536, ठीक है। ये हम लोग का क्या निकल के आ गया? इंटरेस्ट निकल के आ गया। मतलब हम लोगों ने क्या निकाल लिया? ये इंस्टॉलमेंट का
प्रिंसिपल और इसका इंटरेस्ट निकाल लिया। अच्छा, अब जब हम लोग सेकेंड इसके आगे वाले पे जाते हैं, ठीक है, सेकेंड लास्ट ईएमआई पे जाते हैं जो कि है 3000, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इसको भी हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। लेकिन कौन सा प्रिंसिपल है उसके लिए फिर मुझे यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, जब हम लोगों ने ये 70, ये देखो ये बैलेंस आया था, यहाँ पर मैंने बैलेंस नहीं लिखा, ये देखो लास्ट हम लोगों ने इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, उसके आगे हम लोगों ने जो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया वो 76,000 पे किया, ठीक है। अब ये 76,000 क्या है, दो प्रिंसिपल का वैल्यू। क्यों दो प्रिंसिपल का, क्योंकि इसके बाद और एक बाकी था, तो ये टोटल दो प्रिंसिपल का हो गया, इसीलिए मैंने बताया। ये देखो ये 5 प्रिंसिपल का, एक पे करते ही 4, ऐसे करके कम होते जाएगा, ठीक है। तो ये बचा हुआ जो है P4 और P5 का है, तो इसका मतलब ये 3000 में कौन सा प्रिंसिपल इंक्लूडेड है, ये बताओ। ये 3000 में कौन सा प्रिंसिपल इंक्लूडेड होगा, ये 3000 जो है इसमें क्या आया होगा, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, तो इसमें कौन सा प्रिंसिपल इंक्लूड होगा, ये देखो ये वाला क्या है 76,000 पे जो ये जो है ये कैसे निकला है, P4 प्लस P5 वाला जो ये यहाँ पर प्रिंसिपल है उस पे 10%, ठीक है। और ये क्या है, ये कौन सा वाला प्रिंसिपल है जो हम लोग पे कर रहे हैं, ये है हम लोग का P4 वाला, ठीक है, P4 वाला, P4 प्लस P5। बात को अच्छे से समझो, यहाँ पर कैसे ऐसे हुआ, हम लोग जब जस्ट लास्ट के आगे वाले इंस्टॉलमेंट पे कर रहे थे, तो जो हमारा बैलेंस अमाउंट था, क्योंकि हमारा 5 ईएमआई था, तो लास्ट के आगे वाला मतलब अभी भी हमारा एक ईएमआई बाकी है, मतलब ये दो प्रिंसिपल का एडिशन है। तो 5 ईएमआई था, तो 4 एंड 5th हमारा ड्यू है, 4 5th के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, वो हमें देना पड़ेगा, ठीक है। और हमें क्या देना पड़ेगा, 4th 5th का इंटरेस्ट देना है तो 4th प्रिंसिपल पे करेंगे, फिर 5th देना है तो 5th प्रिंसिपल पे करेंगे। ये प्रिंसिपल 4 है, ये प्रिंसिपल 5 है, ये प्रिंसिपल 3 है, ऐसे करके, है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लोग का फिर लॉजिक क्या आ रहा है, देखो इसमें हमारा लॉजिक ये आ रहा है, ये कौन सा वाला है, ये सेकंड वाला है, ठीक है। तो सेकंड वाले में कौन, सेकंड वाला जब हम लोग पे करने गए तो हमारा ईएमआई किस पे आएगा, सेकंड और थर्ड वाला ईएमआई जो है, सेकंड और थर्ड वाला जो बैलेंस है उस पे हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और हम लोग सेकंड प्रिंसिपल पे करेंगे। जब हम लोग सेकंड इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट का जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो बैलेंस अमाउंट रहेगा सेकंड और थर्ड, और हम लोग सेकंड वाला प्रिंसिपल पे करने वाले, ये कैलकुलेट होगा। अब इस पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये रहा 3000 इक्वल टू P2 प्लस यहाँ पर P2, P3 हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, P3 है कुछ ऐसा 4464, ठीक है, 4464 इंटू 12%, ठीक है, इंटू 12%। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, 3000 इक्वल टू P2 प्लस P2 के साथ 12% मल्टीप्लाई कर दो तो 0.12 P2, ठीक है। और ये 4464 में 12% मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाता है 536, ठीक है, 536 मैंने अप्रोक्सीमेटली कर लिया। अब ये 3000 माइनस कर देते हैं, ये इधर माइनस कर लेते हैं, 3000 माइनस 536 ये इधर आ जाएगा, तो 2464 इक्वल टू 1.12 P2, देयरफॉर P2 इक्वल टू 2464 डिवाइडेड बाय 1.1, 2200, ठीक है। ये क्या निकल के आ गया, प्रिंसिपल। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे इस केस में, ईएमआई कितना है 3000, प्रिंसिपल कितना है 2200, तो इसका मतलब जो इंटरेस्ट है वो कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा हम लोगों का माइनस करने से 3000, अच्छा ये प्रिंसिपल है, माइनस 2200, तो 800 आ रहा है। एक सेकेंड, ये हम लोग का क्या निकल गया है, प्रिंसिपल। अच्छा यहाँ पर तो डायरेक्टली माइनस करने से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर दो प्रिंसिपल का एडिशन है ना, तो हम लोग इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, P2 प्लस P3 इंटू 12%, P2 कितना है 2200, ठीक है, P3 कितना है 4464, इस पे 12% डायरेक्टली करेंगे तो फिर गलत आ जाएगा, वो लास्ट वाले पे हो सकता है, इस पे तो नहीं होगा, 4464 इंटू 12%,
799, ठीक है, हाँ सेम ही आ रहा है, चलो 800 ही आ रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट आ गया हम लोग का 800, अच्छा सेम ही आएगा, हाँ वैसे भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरेस्ट हम लोग का 800 आ गया। और लास्ट वाला ईएमआई जो ये वाला है 4000, जब हम लोग पहला ईएमआई देंगे, जब हम लोग पहला ईएमआई कैलकुलेट करने गए, तब हमारा क्या क्या अमाउंट बाकी है, प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल 2, प्रिंसिपल 3, ये तीनों ही बाकी है। इस पे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है 12%। और क्या देना पड़ेगा ईएमआई में, ये एक्स्ट्रा अमाउंट, और प्रिंसिपल 1 देना पड़ेगा। जस्ट बैक कैलकुलेशन ना, जब हम लोग पहला अमाउंट देने जा रहे हैं, ये वाला देखो, जब हम लोगों ने पहला देने का कोशिश किया तो सारे अमाउंट पे इंटरेस्ट देखा, और पहला प्रिंसिपल जो है ये हम लोगों ने यहाँ पर पे कर दिया। ये प्रिंसिपल 1 था, ये प्रिंसिपल 2 था, ये प्रिंसिपल 3, ये प्रिंसिपल 4, और ये प्रिंसिपल 5, ठीक है। और जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ वो कैसे हुआ, ये सारे पे P1, P2, P3, P4, P5 पे कितना हुआ, 10% दिया हुआ था। तो यहाँ पर 3 है, तो P1, P2, P3, इस पे 12%, और ये P1 हो जाएगा। तो 4000 इक्वल टू P1 प्लस यहाँ पर P1, P2 प्लस P3 का वैल्यू कितना है, P2 है हम लोग का, P2 प्लस P3 ये वाला हो जाएगा, मतलब 2200 और 4464, 2200 और 4464 इंटू 12%। तो 2200 प्लस 4464, तो ये हो गया यहाँ पर P1 प्लस 6664 इसका 12%, ठीक है। अच्छा, अब इस पे 12% अप्लाई कर भी लेते हैं, तो ये आ गया 799। तो 4000 इक्वल टू P1 प्लस P1 इंटू 12% मतलब 0.12 P1, इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन, इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन, ये 800 कर देते हैं राउंड में, 800 इधर माइनस हो जाएगा तो 3200, 1.12 P1। अब ये कैलकुलेट कर लो, 3200 डिवाइडेड बाई 1.12 इक्वल टू P1। तो ये वैल्यू निकल के आ रहा है 2857, 2857, ठीक है। ये हम लोग का आंसर निकल के आ गया। और इंटरेस्ट कितना हो रहा है इस केस में, इंटरेस्ट हो जाएगा 4000 का ईएमआई और 2857 का प्रिंसिपल। वन वन फोर थ्री, ठीक है, यहाँ पर इंटरेस्ट निकल के आ गया 1143, ठीक है। इंटरेस्ट ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे इसमें भी देखो ऐसे निकाल सकते थे, मैंने वो हटा दिया, बट सही है वो भी होगा। ये देखो 3000 से 2200 लेस कर दो तो भी 800 आता है, एक ही बात है, कैसे भी निकाल लो। ये हो गया। अब तुम लोग सोचोगे कि इतना बड़ा लेंदी प्रोसेस क्या हमें करना चाहिए, नहीं, हम शॉर्टकट बता देते हैं। नॉर्मली कॉलेज वगैरह में तुम लोग ऐसे सीखोगे या फिर सीखे हो, ठीक है, लेकिन ये लॉजिक और उसमें कोई फर्क नहीं, ये लॉजिकली है। क्यों हम लोग ऐसे कर रहे हैं, नॉर्मली क्या होता है कॉलेज में हम लोग ऐसे सीखते हैं, देखो नॉर्मली क्या होता है हम लोग को, नहीं हम नहीं बोल रहे कि सभी ऐसे सिखाएंगे, कोई कोई ऐसे सिखा सकता है, जैसे मैंने अभी तक तो यही देखा हुआ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए बोलेगा लास्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करो, लेकिन लॉजिक क्या है लास्ट इंस्टॉलमेंट से स्टार्ट करना, क्योंकि पहले इंस्टॉलमेंट जो आए हैं वो तो ऐसे करके आए होंगे, ठीक है। अब ऐसे करके आए ना, तो मुझे P1 पता, ना P1, ना P2, ना P3, तो मैं कैलकुलेट कैसे करूं, ठीक है। इसीलिए मुझे एंड वाले से स्टार्ट करना चाहिए। तो शॉर्टकट क्या है, यहाँ पर हम लोग हमेशा लास्ट इंस्टॉलमेंट में स्टार्ट करेंगे, जो कि इस क्वेश्चन के लिए है थर्ड, ठीक है, इसका लास्ट इंस्टॉलमेंट है थर्ड वाला। तो ये हो गया 5000 गिवन है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इससे इंटरेस्ट को एलिमिनेट करना पड़ेगा ताकि हमें प्रिंसिपल मिल जाए। तो यहां से हम लोग इंटरेस्ट एलिमिनेट करेंगे, कैसे एलिमिनेट करेंगे, 5000 में जो इंटरेस्ट इंक्लूडेड है वो कितना है 112, और यहाँ पर 12, मतलब क्यों ऐसा हुआ, देखो इंटरेस्ट रेट कितना बोला है, इंटरेस्ट रेट बोला है 12%, दैट मीन्स 100 रुपीज अगर प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट 12 रुपीज, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट 112, ठीक है, 112 इज इक्विवेलेंट विथ 5000। अब देखो 112 इज इक्विवेलेंट विथ 5000, देन 1 इक्विवेलेंट विथ 5000 डिवाइडेड बाय 112, मुझे चाहिए इंटरेस्ट, मुझे इंटरेस्ट चाहिए। इंटरेस्ट कितना है 12 है, तो 12 इक्विवेलेंट कितना होगा 5000 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 12, जिसे बोलते हैं यूनिटरी मेथड। इससे हम लोग ये कैलकुलेट कर लेंगे कि इसमें इंक्लूडेड इंटरेस्ट क्या है, और ये कैलकुलेट करके देखो कितना आता है 5000 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 12, तो ये आ रहा है हम लोग का
535.7 मतलब 536, जो कि मैंने तुम लोग को यहाँ पर भी वही कैलकुलेट करके दिखाया, इंटरेस्ट 536 आया। यहाँ भी देखो 5000 डिवाइडेड बाई 1.12 किया, यहाँ पर किया 5000 डिवाइडेड बाई, ये भी 1.12 है, कैसे, ये देखो 12 डिवाइडेड बाई 112, 12 डिवाइडेड बाई, नहीं ऐसे करके नहीं आएगा, ये 1.12, ये देखो एक्चुअली इस तरीके से 112 की जगह 1.12, क्योंकि मैंने वो पॉइंट में किया, और यहाँ पर क्योंकि इंटू 12 कर दिया है तो डायरेक्ट इंटरेस्ट निकल गया, लेकिन मैंने जब 5000 डिवाइडेड बाई 1.12 किया था तो मुझे प्रिंसिपल मिला था, ठीक है। तो अगर मुझे प्रिंसिपल अलग कैलकुलेट करना होता तो 5000 डिवाइडेड बाई 112 करने से हमें प्रिंसिपल ही मिल जाता, लेकिन मैंने इंटरेस्ट निकालना जरूरी समझा, बिकॉज इंटरेस्ट निकालना जरूरी है, नहीं तो नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे। अब शॉर्टकट में देखो क्या होता है, ये माइनस कर देते हैं, तो 5000 में से अगर हम लोगों ने 536 माइनस कर दिया तो क्या मिल जाएगा, ये मिल गया हम लोगों को बैलेंस, बचा हुआ बैलेंस। ये कौन सा है अमाउंट, ये P3 है, प्रिंसिपल 3 है, क्योंकि इन थर्ड इंस्टॉलमेंट से अगर इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो प्रिंसिपल 3 बचेगा, क्योंकि थर्ड इंस्टॉलमेंट किसका टोटल है, थर्ड इंस्टॉलमेंट का मतलब P3 प्लस P3 इंटू 12% है, इसका मतलब इससे अगर इंटरेस्ट हटाते हैं तो P3 मिलता है, ठीक है। तो ये ऐसे करके लिखो कि ये P3 मिला। अब P3 में हमें ऐड क्या करना है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, ठीक है। हम लोग P3 में क्या ऐड करेंगे, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, जो कि है 3000, ठीक है। अब ये ऐड करने से क्या होगा, देखो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है, P2 प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, P2 प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 2, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या, प्रिंसिपल 2 और उस टाइम पे दिया गया इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको ऐड करने से ये आ रहा है 7464, ठीक है। ये क्या निकल के आया, P3 प्लस P2 प्लस इंटरेस्ट, ये हम लोगों ने ऐड ऑन कर दिया, ठीक है। यहां से हम लोग फिर से क्या माइनस करेंगे, मतलब ये शॉर्टकट है, ठीक है। यहां से हम लोग माइनस करेंगे इंटरेस्ट, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तुम लोग ये शॉर्टकट यूज कर सकते हो, या फिर लॉजिकली ये समझ में आता है तो इसे भी यूज कर सकते हो। तो यहां से इंटरेस्ट हटाना है, कैसे हटाएंगे, वही सेम कंडीशन, 7464 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 12, ठीक है। 1112 में 12 इंटरेस्ट है तो 7464 में कितना इंटरेस्ट है, तो 7464 डिवाइडेड बाई 112 इंटू 12, तो यहाँ पर अमाउंट निकल के आया 799 यानी कि 800। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर तुम लोग को 800 कैलकुलेट करके ही इंटरेस्ट दिखाया हुआ है, 800 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ से कर लेते हैं इसे माइनस, ठीक है। इसे माइनस कर लेंगे तो क्या माइनस हो रहा है, इंटरेस्ट माइनस हो रहा है, तो 7464 माइनस 800, तो कितना आ गया, 6664, ठीक है। तो यहाँ क्या बच रहा है, P3 प्लस P2, ठीक है, P3 प्लस P2 बचा। अब इसमें हम लोग फिर से क्या ऐड करेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऐड करेंगे, जो कि है हम लोग का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 4000, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, P1 प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, P1 प्लस इंटरेस्ट। अब ये ऐड करो 10664, तो हम लोगों ने क्या क्या ऐड किया, P3, P2, P1 और इंटरेस्ट को ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये हम लोग को मिल गया, यहां से अब हम लोग, ये बैलेंस आ गया, ठीक है। यहां से हम लोग क्या लेस करेंगे, इंटरेस्ट, कैसे लेस करेंगे, सेम तरीके से 10664 112 इंटू 12, 10664 112 इंटू 12, तो ये हो रहा है 1142, 1143 कर देते हैं, 2 के बाद पॉइंट था, तो ये माइनस कर दो, ये क्या है, ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट माइनस हो रहा है, तो कितना बच रहा है, 1259, 9521, ये क्या बचा, P3 P2 P1, ठीक है, P2 P3 P1, हमें यही चाहिए, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन याद है ना, हमें क्या बोला है, कैश प्राइस निकालो। तो किसी भी चीज का कैश प्राइस क्या होता है, जो अमाउंट हम लोगों ने नहीं दिया उसको जितने पार्ट में देना चाहते हैं उसका पार्ट पार्ट, जो कि प्रिंसिपल 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन करके रहेगा, एंड डाउन पेमेंट, ये मिल गया ना। अब इस पे डाउन पेमेंट ऐड करोगे तो कैश प्राइस मिल जाएगा, तो हम लोगों ने बैक कैलकुलेशन करके यहां तक हम लोग पहुंच गए, ये देखो हम लोगों के पास टोटल प्रिंसिपल मिल गया। अब इसमें क्या करेंगे, यहां पर हम लोग ऐड कर देंगे अपना डाउन पेमेंट, इस पे डाउन पेमेंट ऐड कर दो, डाउन पेमेंट कितना था वो ऐड करने से आ जाएगा
कॉस्ट प्राइस या कैश प्राइस, ठीक है। तो डाउन पेमेंट इस क्वेश्चन पे देखो, डाउन पेमेंट दिया हुआ था हम लोगों को, ये रहा डाउन पेमेंट 3000, ठीक है। डाउन पेमेंट दे रखा है हम लोग को 3000, 3000 ऐड कर दो, कितना आ गया 12,521, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया, प्रिंसिपल, ये है डाउन पेमेंट, प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल 2, प्रिंसिपल 3 प्लस डाउन पेमेंट इक्वल टू कैश प्राइस या कॉस्ट प्राइस, वही तो होता है ना। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है, डाउन पेमेंट और ये सब मिलाओगे तो कैश प्राइस ही आता है ना। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, बैक कैलकुलेशन करके वही निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस कैसे होगा इसको हम और एक बार समझाएंगे। पहले यहाँ पर भी कॉस्ट प्राइस निकाल लेते, इसका हम भूल गए थे, यहाँ पर मैंने कैलकुलेट करके नहीं दिखाया। इस तरीके के जो सोल्यूशन है उसमें कैसे कैश प्राइस निकालोगे, तो यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, ये देखो। कैश प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैश प्राइस इक्वल टू हो जाएगा डाउन पेमेंट प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स प्लस डाउन पेमेंट, है ना। तो प्रिंसिपल कितना कितना आया, पहला प्रिंसिपल आया हम लोग का 4464, 4464। सेकेंड प्रिंसिपल आ गया हम लोगों का 2200, थर्ड प्रिंसिपल आ गया हम लोगों का 2857 प्लस 3000 डाउन पेमेंट, 4464, 2200, 2857 प्लस 3000, 12521, 12521, ठीक है। कैश प्राइस यहाँ पर भी वही आया 12521। मुझे लगता है ये तुम लोग को समझ में आया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, अगर नहीं आया तो फिर बता देंगे, लेकिन मुझे लगता है ये मुझे एक बार और बताना चाहिए, तो ये हम एक बार फिर से बताएंगे। तो ये शॉर्टकट है, ठीक है, एक मान के करना, ये मान के करना, बहुत से लोगों को लगता है कि ये टफ है, लेकिन मेरे हिसाब से तो दोनों ही ठीक है, तुम लोग जो करना चाहो कर सकते हो, कोई तो एक एडॉप्ट तुम लोग को करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब भी हमारे पास ये, हमें कब एडॉप्ट करना है ये सिचुएशन, जब इंस्टॉलमेंट दिया हुआ रहेगा। देखो ये सब मैंने लिखवा दिया है कि कब हमें चाहिए, जब हमारे पास इंटरेस्ट गिवन है, इंस्टॉलमेंट गिवन है, डाउन पेमेंट गिवन है और कैश प्राइस कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले इंस्टॉलमेंट से चलेंगे। क्यों, इसका लॉजिक क्या है, हम लोग पहले वाले से क्यों नहीं चल सकते, क्योंकि पहले वाले इंस्टॉलमेंट का मतलब तो ये है, लेकिन हम लोग के पास जब ना तो P1 का इंफॉर्मेशन है, ना P2 ना P3, तो इससे करे क्या, कुछ कैलकुलेट तो हो नहीं सकता है। देखो इस चीज को लॉजिकली समझने के लिए ये प्रोसेस काफी अच्छा है, इससे समझ में आता है क्यों हम लोग लास्ट वाला ही ले रहे हैं, फर्स्ट वाला क्यों नहीं ले रहे हैं। इसी वजह से, क्योंकि हमारे पास ये सारे टर्म्स मिसिंग है, तो इसीलिए लास्ट वाले से लेना चाहिए, जो इसमें क्लियरली नहीं समझ में आता है, लेकिन मैक्सिमम लोग यही वाला यूज करते हैं, ठीक है। यूज कोई भी करो, लॉजिकली समझ लो। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट, अब थर्ड जो कि मेरा लास्ट इंस्टॉलमेंट है, लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब लास्ट जो प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा उस पे लगा हुआ इंटरेस्ट, उस पे लगा हुआ इंटरेस्ट और वो प्रिंसिपल, तो लास्ट प्रिंसिपल P3 और P3 पे लगा हुआ इंटरेस्ट, ठीक है, 12% रेट पे, ये है 5000। तो मैंने पहले 5000 से क्या हटा दिया, इंटरेस्ट हटा दिया। कैसे हटाया, बिना कोई एक्स या वाई एज्यूम किए, कैसे हटाया, 5000 जो है ये है EMI, तो रेट है 12%, तो अगर 100 प्रिंसिपल है तो 12 रुपीज का इंटरेस्ट लगेगा, 112 इंस्टॉलमेंट होगा, तो 112 इक्विवेलेंट विथ 5000, देन 12 इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 536। जैसे ही हम लोगों ने इसमें से इंटरेस्ट हटा दिया, हमारे पास क्या बचेगा, P3 बचेगा, ठीक है, P3 बचेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें उसके आगे का इंस्टॉलमेंट ऐड कर देंगे, ठीक है। और जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है उसमें क्या क्या छुपा हुआ है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का मतलब सेकेंड प्रिंसिपल और उस पे लगा हुआ इंटरेस्ट, ठीक है, सेकेंड प्रिंसिपल और उसका इंटरेस्ट, तो ये हो गया। और जैसे ही ऐड कर दिया हमें क्या मिला, P3 P2 और इंटरेस्ट। हम लोग इससे क्या एक्सक्लूड करेंगे, इंटरेस्ट, क्यों, हमें कैश प्राइस चाहिए। कैश प्राइस मतलब हमें डाउन पेमेंट तो दिया हुआ ही है, हम लोगों को प्रिंसिपल चाहिए। सोचो कैश प्राइस का मतलब हमें चाहिए क्या, क्यों हम लोग इंटरेस्ट हटाते हुए जा रहे हैं, डाउन पेमेंट प्लस प्रिंसिपल्स हमें चाहिए, तो प्रिंसिपल्स अगर चाहिए, EMI से इंटरेस्ट हटाते जाओ, तो EMI से इंटरेस्ट हटा दिया, फिर EMI से इंटरेस्ट हटाना है, तो वही प्रोसेस हम लोग यहाँ पर चलाए जा रहे हैं। ये देखो हम लोगों ने फिर क्या किया, यहाँ पर जैसे ही हम लोगों ने सेकेंड इंस्टॉलमेंट इसमें ऐड किया, हमारे पास क्या आ गया लॉजिकली, P3
P2 और उस पे लगा हुआ इंटरेस्ट, फिर से इंटरेस्ट हटाने का कोशिश करेंगे। तो इसमें 1112 के हिसाब से प्रोपोर्शनेटली हम लोगों ने 800 इंटरेस्ट हटा दिया, बचा क्या P3 P2। अब फिर इसमें फर्स्ट वाला इंस्टॉलमेंट ऐड करते हैं। फर्स्ट वाला इंस्टॉलमेंट का मतलब P1 प्लस इंटरेस्ट, अगेन इंटरेस्ट आया, इंटरेस्ट को हटाओ, फिर से उसी प्रोसेस से इंटरेस्ट को हटा दिया, तो बचा क्या P3 P2 P1। यही तो चाहिए था, डाउन पेमेंट तो दिया हुआ है, तो ऐड कर दिया, तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ गया 12,521। ये लॉजिक है इस शॉर्टकट का। शॉर्टकट में हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। करना क्या है भाई, इंटरेस्ट हटा देना है, क्योंकि मुझे कैश प्राइस या कॉस्ट प्राइस चाहिए, जो कि होता है डाउन पेमेंट एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले से स्टार्ट करेंगे। उसका लॉजिक भी मैंने बताया क्यों, इंटरेस्ट हटा दिया, फिर जो बैलेंस बचेगा उसमें सेकेंड वाले इंस्टॉलमेंट को ऐड कर देंगे। ठीक है, मतलब जस्ट लाइक ये वाला, ये देखो, ये जो है, ये 38,000 जैसे ही हम लोगों ने यहाँ से मतलब ये 41,800 से अगर हम लोगों ने 3,800 बचा हटा दिया, तो बचा कितना, 38,000। अब 38,000 में हम लोग क्या ऐड करते हैं, अगर 45,600 ऐड करते हैं, प्रैक्टिकली देख लो, 38,000 जो हमारा प्रिंसिपल मिल गया लास्ट वाला, उस पे अगर हम लोग उसके आगे वाला ईएमआई ऐड करते हैं, हमें मिल रहा है 83,600। ठीक है, अब ये 83,600 में क्या है पता है, ये वाला अमाउंट है और ये वाला अमाउंट है, मुझे ये हटाना है। ठीक है, तो मुझे 7,600 हटाना है, इसका कोशिश करना है, ताकि मुझे ये प्रिंसिपल मिल जाए। जैसे ही हम इसमें से 7,600 हटा देंगे, तो मुझे ये प्रिंसिपल मिल जाएगा, ये बैलेंस अमाउंट मिल जाएगा, फिर इसमें ऐड करेंगे। मतलब जस्ट इसका रिवर्स प्रोसेस में जाना है। अब तुम लोगों को कोई भी एक तरीका जो है अडॉप्ट करना है, या तो तुम लोग ये शॉर्टकट कर लो, या फिर तुम लोग जस्ट ये वाला कर लो। इस पे थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन ये जो है समझने में बहुत ही आसान मुझे लगता है। ठीक है, अभी तुम लोग को ये प्रेफरेबल है तो ये कर सकते हो, जिसको जैसा ठीक लगे कर सकते हो। ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं बोलेंगे, अपने अपने हिसाब से चेक कर लो। अच्छा, अब हम लोग और एक प्रोसेस देख लेते हैं। यहाँ पर लास्ट एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक्स एंड कंपनी परचेज ए motor car on 1/4/2009 on hire purchase, paying 60,000 down payment and balance on 4 annual installment rupees 55,000, rupees 50,000, rupees 45,000, rupees 40,000, comprising equal amount of cash price at the end of each accounting, ये अकाउंटिंग लिखा है मैंने, each accounting period. Calculate cash price and amount of interest in each installment. ठीक है, हम लोग को क्या बोला है यहाँ पर क्वेश्चन में, देखो हम लोग को बोल रहा है कि एक्स एंड कंपनी ने परचेस किया एक मोटर कार 1/4/2019 में, अच्छा सॉरी 2009 में, हायर परचेस पे किया है, डाउन पेमेंट 60,000 पे किया है, बैलेंस है 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट 55,000, 50,000, 45, 40,000, कंप्राइजिंग इक्वल अमाउंट ऑफ ईच प्राइस, एक मिनट, कंप्राइजिंग इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। एक सेकेंड, कंप्राइजिंग इक्वल अमाउंट ऑफ, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। अच्छा ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कैश प्राइस मतलब बोल रहा है कि ये जो
ईएमआई है ना, इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस है, मतलब प्रिंसिपल है, ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल है और हम लोगों ने इसे पे किया है, मतलब ये जो प्रिंसिपल है ये कौन सा वाला प्रिंसिपल है, ये वाला प्रिंसिपल है, इक्वल इंस्टॉलमेंट है, तो उसके लिए इंस्टॉलमेंट को इक्वल ढूंढने का कोशिश मत करो, मैंने पहले ही बोला है इंस्टॉलमेंट इक्वल नहीं है। अगर इक्वल अमाउंट का कैश प्राइस इंक्लूडेड है या फिर इक्वल प्रिंसिपल बता रहा है, तो इसका मतलब इसमें जो प्रिंसिपल का वैल्यू है वो इक्वल है। कभी इक्वल प्रिंसिपल भी लैंग्वेज दे सकता है या फिर ऐसे भी दे सकता है कैश प्राइस, इक्वल अमाउंट ऑफ कैश प्राइस इसमें इंक्लूडेड है, कंप्राइजिंग का मतलब इसमें इंक्लूडेड है, और ये एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड पे किया जाता है, मतलब ईयरली इंस्टॉलमेंट है। कैलकुलेट कैश प्राइस एंड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन ईच इंस्टॉलमेंट, हर एक इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कैलकुलेट करो और कैश प्राइस कैलकुलेट करके बताओ। अगर सारे ईएमआई में प्रिंसिपल इक्वल है तो हम लोग ऐसे मान सकते हैं, लेट प्रिंसिपल बी ₹X, जैसे कि ये वाला था कि हर एक जगह पे 38,000 ही था, मतलब ये इक्वल है और इसमें इंटरेस्ट अलग हो रहा है, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि पहला वाला जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट 1, उसको हम लोग बोल सकते हैं X प्लस यहाँ पर इंटरेस्ट, X प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, फिर इंस्टॉलमेंट जो सेकंड वाला था जिसको हम I2 बोल रहे हैं, अगर जैसे ये वाला, मतलब इंस्टॉलमेंट का नाम दे रहा है I1 I2, ये I1 ये I2, ये वाला क्या हो जाएगा X प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। I3 इसमें भी हो जाएगा X प्लस इंटरेस्ट, ठीक है, और I4 इसमें भी हो जाएगा X प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अब इस इंटरेस्ट को हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, देखो 4 इंस्टॉलमेंट है, ये तो मैंने जस्ट नाम दिया है I1 I2 I3 I4, नहीं तो तुम लोग इंस्टॉलमेंट 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 भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इसी चीज को मैंने डिफाइन किया है, ठीक है। तो जब हम लोग पहला इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, पहला इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, तो कितने सारे अभी भी इंटरेस्ट बाकी है ये सोचो, कितने सारे इंटरेस्ट देने पड़ेंगे, 4। ये जो हम लोगों ने इंटरेस्ट यहाँ पर पे किया है ना, ये 4 इंटरेस्ट जब दे रहे हैं, यहाँ पर इस केस में 5 हो रहा है, मतलब हम ये समझाना चाह रहे हैं, ये क्या है, ये वाला प्रिंसिपल, ठीक है, प्लस या फिर एक्स प्लस क्या हो जाएगा आई प्लस आई प्लस आई प्लस आई, क्योंकि प्लस आई, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अगर 5 ईएमआई पे कर रहे हैं, 5 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो 5 इंटरेस्ट पहला वाला, फिर कम हो जाएगा, पहले हम लोगों को दिखेगा 5 बार इंटरेस्ट पे करना है, फिर दिखेगा 4 बार इंटरेस्ट पे करना है, फिर 3, 2 और 1, ऐसे करके होता है, ठीक है। तो जब भी हमें ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि इक्वल अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल है, तो हम लोग इस इंटरेस्ट को ऐसे लिख सकते हैं, सिर्फ इंटरेस्ट ना लिख के, नहीं तो कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसमें हम लोग बोलेंगे कि हमें कितना इंटरेस्ट पे करना है, 1 2 3 4, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम हम लोग बोलेंगे हमें अभी 3 इंटरेस्ट और भी पे करना है, फिर थर्ड टाइम बोलेंगे हमें 2 इंटरेस्ट पे करना है, और फोर्थ टाइम हम लोग बोलेंगे हमें बस एक ही इंटरेस्ट अभी पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है x प्लस 4i, ये हो जाता है x प्लस 3i, ये हो जाता है x प्लस 2i, ये हो जाता है x प्लस i, ठीक है। इसका लॉजिक मैंने बता दिया, अगर हमारा इंस्टॉलमेंट जो है वो इक्वल प्रिंसिपल वाला है और हमें बोला है उसके बेसिस पे कैश प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, तब हम लोग इंटरेस्ट को कैसे मानेंगे, जितना सारा ईएमआई होगा उस बेसिस पे, अगर 4 ईएमआई है तो इंटरेस्ट कुछ ऐसे हो जाएगा 4 3 2 1, ठीक है। अगर हम लोग का इंस्टॉलमेंट 4 है, ठीक है, अगर हम लोग का इंस्टॉलमेंट 5 हुआ तो इंटरेस्ट कैसे बटेगा, 5 4 3 2 1, इस तरीके से होता है, ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। इसका लॉजिक कुछ नहीं, बस इतना है कि स्टार्टिंग में चार बार इंटरेस्ट दिखेगा, सेकेंड टाइम जब हो जाएगा उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, ये लॉजिक में होगा। अब इसी तरीके से ही ये सॉल्व होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस 4i, पहला वाला ईएमआई कितना हो जाता है, x प्लस 4i, पहला ईएमआई कौन सा है 55,000, ठीक है, x प्लस 4i 55,000, उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा x प्लस 3i, ये हो गया हम लोगों का 50,000, ठीक है, 50,000, ये हम लोग का हो जाएगा 50,000, और 45 और 40 है, x प्लस 2i x प्लस i,
45 और 40,000। लेकिन याद रखो ये जो मैंने यहाँ पर आई का हिसाब दिखाया ये सर तभी एप्लीकेबल होगा अगर प्रिंसिपल इक्वल है, तो नहीं तो नहीं होगा। अगर प्रिंसिपल इक्वल है तभी इस तरीके के रेशियोज में हम लोग इसे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंपल कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जैसे तुम लोग मैथमेटिकली जो है सॉल्व करते हो ना उसी तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, x प्लस 4i इक्वल टू 55,000 और x प्लस 3i इक्वल टू 50,000। अगर ये दोनों इक्वेशन को हम लोग माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस, ठीक है, माइनस, ठीक है, हम लोगों ने क्या किया 1 - 2 कर दिया, तो 1 - 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये i आ गया, i का वैल्यू कितना आ गया 5,000। ठीक है, i का वैल्यू 5,000 आ गया और यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लेते हैं। आई अगर 5,000 है तो x का वैल्यू कितना आएगा, कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, हम पहले वाले पे करते हैं 55,000 माइनस 4 इंटू 5,000, तो ये हो जाएगा 35,000। ठीक है, x का वैल्यू 35,000 आ गया। हम लोग को बोला था इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखाओ, ठीक है, तो हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखा रहे हैं। पहले बार इंटरेस्ट देना पड़ेगा कितना 4 इंटू 5,000, पहला इंटरेस्ट हो जाएगा 20,000। ठीक है, सेकेंड इंटरेस्ट कितना होगा 3 इंटू 5,000, तो ये हो जाएगा 15,000। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट इंटरेस्ट हो जाएगा 10,000 और लास्ट इंटरेस्ट हो जाएगा हम लोग का, ये हो गया हम लोग का लास्ट इंटरेस्ट 5,000। ठीक है, तो टोटल कर लो 15, एक बार टोटल करके देख लो 20, 30, 40, 50,000। ठीक है, 50,000 हो गया। अब ये 50,000 को अगर तुम लोग रेशियो में डिवाइड करोगे ना 4:3:2:1, जो मैंने यहाँ पर तुम लोग को दिखाया, ठीक है, 4:3:1, इस पे डिवाइड करके देखो 4:3:1 का कितना होता है, यहाँ पर 4:3:2:1, इस रेशियो में इंटरेस्ट डिवाइड हो जाएगा, तो 3, 2, 5, 1, 6, 4, 10, 10 हो गया, 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। ठीक है, तो 10 से डिवाइड करेंगे 5,000 इंटू 4, 20, ये कितना हो जाएगा 10,000 और ये कितना हो जाएगा 5,000। मतलब लॉजिक ये है कि अगर इक्वल प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट नंबर ऑफ ईएमआई पे हम लोग रेशियो पे डिफाइन कर सकते हैं। सुनो बात ठीक से, अगर इक्वल प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट को हम लोग कैसे डिवाइड कर सकते हैं, नंबर ऑफ ईएमआई पे डिवाइड कर सकते हैं। इंटरेस्ट जैसे यहाँ 4 ईएमआई है तो इंटरेस्ट हो जाएगा 4:3:2:1। ठीक है, ये देखो 4:3:2:1, इस बेसिस पर क्यों हो रहा है, पहले बार जब करेंगे तो 4 इंटरेस्ट देना है, फिर 3, फिर 2, फिर 1, इसीलिए। लेकिन कंडीशन यही है, ये तभी चलेगा अगर प्रिंसिपल इक्वल है, सारे लॉजिक पे नहीं चलता है। ठीक है, अगर प्रिंसिपल इक्वल है तो ही होगा। तुम लोग इस क्वेश्चन पे चेक करके देखना कि ऐसा हो रहा है कि नहीं। 5 इंस्टॉलमेंट है ना, ये देखो 5:3:2:2, 5:4:3:2:1, हम प्रूफ करके दिखा देते हैं। इंटरेस्ट का टोटल कितना आया पहले देख लेते हैं, फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दिखा देंगे। ये देखो 19,000, 15,200, 11,400, 7600, 3800, और 3800, तो ये हो गया 57,000। ठीक है, अब 57,000 को तुम लोग रेशियो में डिवाइड करो, तो पहला रेशियो कितना होगा 5+4+3+2+1, ये हो गया 15, तो 57,000 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 5 करके देख लो, 19,000 आ गया पहला, 19,000, दूसरा भी आ जाएगा 15,400 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4 कर लो, ये देखो 15,200 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 कर लो, 11,400 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 कर लो, 7,600 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 कर लो, 3,800। ये सिर्फ तभी होगा जब इक्वल प्रिंसिपल है, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये छोटा छोटा चीज जो है ये पता होना चाहिए, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर हम लोगों को क्वेश्चन में प्रिंसिपल प्राइस पूछा था, वो मैंने कंप्लीट नहीं किया, कैश प्राइस पूछा था, तो वो कैलकुलेट करके दिखा देते हैं। तो हम लोग का यहाँ पर लिखेंगे ओनली रेशियो, ये लिखवा देते हैं जो मैंने बोला, ओनली रेशियो ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल व्हेन क्वेश्चन से दैट इक्वल ईएमआई दैट इज इक्वल प्रिंसिपल।
रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट तभी कर सकते हैं जब हमें क्वेश्चन बोलेगा इक्वल ईएमआई यानी कि इक्वल प्रिंसिपल। ठीक है, अब कैश प्राइस निकाल लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कैश प्राइस मतलब डाउन पेमेंट प्लस प्रिंसिपल। ठीक है, तो डाउन पेमेंट कितना था? डाउन पेमेंट था हम लोगों का यहाँ पर डाउन पेमेंट 60,000। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पर, इक्वल प्रिंसिपल है, निकाल लिया था मैंने, एक्स निकल के आया था 35,000। हर जगह पे 35,000 करके प्रिंसिपल होगा, 35,000 करके 4 टाइम्स। ठीक है, तो 35 इंटू 4, 1,40,000 प्लस 60 यानी कि 2,00,000। ठीक है, 2,00,000। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का हो गया कैश प्राइस। सपोज अगर क्वेश्चन में पूछता हायर परचेस प्राइस तो क्या आंसर देते? तो होता है कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। हायर परचेस प्राइस का मतलब है कि तुम्हारा टोटल कितना पड़ा। ठीक है, 2,00,000 का चीज हम लोगों ने खरीदा लेकिन हम लोगों ने 50,000 इंटरेस्ट भरा, तो हायर परचेस प्राइस हो जाता है 2,50,000। अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले तो हम लोग इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो हायर परचेस का मेन जो भी चीज था वो मैंने पूरा ही करवा दिया, इसको तुम लोग को अच्छे से देखना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ऐसा कुछ क्वेश्चन है मतलब जो कि हम लोग यहाँ से करेंगे। ठीक है, मतलब पीडीएफ से करेंगे, ये हम शेयर कर देंगे। अभी तो जरूरी नहीं, अभी जो भी मैंने करवाया वो करो। उसके बाद हम लोग जो है मेन क्वेश्चन में जाएंगे। तो मेन क्वेश्चन में जाने में नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। उसके पहले इस जो भी आज हम लोगों ने सीखा इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग यहाँ से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तुम लोग का टास्क रहेगा ये जो भी अभी आज मैंने सिखाया इसको बहुत अच्छे तरीके से देखना। ठीक है, फिर आज इतना ही। ठीक है।